आओ चलो चैप्टर करते हैं आगे, आज कंटिन्यू करते हैं उसको, पूरा ही कर लेते हैं, कोशिश करते हैं। एक तो मलेरिया डिजीज रह गई थी बच्चों, है ना, और एक अपन कैंसर की बात करेंगे, फिर वो पॉइंट है ड्रग और एल्कोहल एब्यूज वाला। तो मलेरिया के बारे में डिस्कस करते हैं। मलेरिया मलेरिया एक तो अमीबिएसिस के बारे में बात कर ली थी अपन ने, और उसका ये ध्यान रख लियो बच्चों, एंट अमीबा जो होता है ना वो लार्ज इंटेस्टाइन का है, बाकी सब स्मॉल के हैं, वो एक लार्ज का है। मलेरिया में पैथोजन तो कौन था? प्लाज्मोडियम। एनसीईआरटी में प्लाज्मोडियम की 4 स्पीसीज दे रखी है ना, वाइवेक्स 3 ही दे रखी है वैसे तो, मलेरी, ओवेल, एक फैल्सीपेरम। फैल्सीपेरम ध्यान रख लेना, फैल्सीपेरम जो है वो कैसा है, वो सबसे खतरनाक वाला मलेरिया करता है, ब्रेन में फीवर करता है, इससे डेथ भी हो सकती है फैल्सीपेरम से। और इस मलेरिया को नाम दे रखा है मैलिग्नेंट मलेरिया। मैलिग्नेंट, आपने 2 टाइप के ट्यूमर सुने होंगे बच्चों, बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट। तो मैलिग्नेंट का मतलब होता है डेंजरस, खतरनाक वाला मलेरिया इससे होता है। उसके अलावा इस डिजीज का जो वेक्टर है वो एक मॉस्किटो है, वही फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। तो कहने का मतलब मैं बोलूं, जो प्लाज्मोडियम है ना वो डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है। डाइजेनेटिक आप उसको बोलते हो जो अपनी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट करे। डाइजेनेटिक का मतलब जिसे अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए कितने होस्ट चाहिए? 2। अब मलेरिया का जो प्राइमरी होस्ट है, एक होता है इसका सेकेंडरी होस्ट। तो प्राइमरी होस्ट तो कंसीडर कर देते हैं मॉस्किटो को, और सेकेंडरी होस्ट कंसीडर कर देते हैं ह्यूमन को। डाइजेनेटिक का मतलब जो अपनी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट करे। मॉस्किटो में तो कौन सी साइकिल चलेगी बेटा जिसकी? सेक्सुअल साइकिल। और ह्यूमन में इसकी कौन सी साइकिल चलेगी? एसेक्सुअल। मतलब जो प्लाज्मोडियम है जिससे मलेरिया होता है वो सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों स्टेज को रिप्रेजेंट करेगा। ह्यूमन के अंदर वो कैसे रिप्रोड्यूस करेगा? एसेक्सुअली, और मॉस्किटो में सेक्सुअली। 2 में लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रही है तो कैसा पैरासाइट हो गया? डाइजेनेटिक, जिसकी अलग अलग स्पीसीज है, जिसमें सबसे खतरनाक वाली है फैल्सीपेरम। अब ध्यान रख लेना, मॉस्किटो से होने वाली 4-5 डिजीज तुम्हारे सामने आ गई है। एक तो आ गई थी एलिफेंटिएसिस, एक डेंगू, चिकनगुनिया, एक आ गया मलेरिया। इनमें चारों में आपको मॉस्किटो दिखेंगे बेटा जी। और एलिफेंटिएसिस में तो कौन सा मॉस्किटो था? क्यूलेक्स। डेंगू और में कौन सा था? एडीज। और इसमें कौन सा आ गया? फीमेल एनाफ्लीज। ये आ गए। मैं फिर कहता हूं ये मॉस्किटो इनके पैथोजन नहीं है, ये तो बस इन डिजीज को ट्रांसमिट करते हैं, फैलाते हैं, ह्यूमन तक लेकर आते हैं। बाकी एक्चुअल में एलिफेंटिएसिस तो वूचेरेरिया से हो रही थी, डेंगू चिकनगुनिया वायरस से हो रहा था, और मलेरिया एक प्रोटोजोआ से होता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। अब एनसीईआरटी ने इसकी लाइफ साइकिल दे रखी है, उस डायग्राम से समझ लो आप, वो जो लाइफ साइकिल है ये वाली। इसमें ऐसा है कि सबसे पहले जब ये मच्छर अपने को बाइट करेगा, एनाफ्लीज मॉस्किटो जब बेटा जी बाइट करती है तो अपनी बॉडी में क्या एंटर करवाएगी? ये प्लाज्मोडियम की एक स्टेज है, उस स्टेज का नाम है स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट इंपॉर्टेंट। ये प्लाज्मोडियम की वो स्टेज है जो हमारे में इन्फेक्शन करती है, मतलब मैं स्पोरोजोइट को बोल सकता हूं इन्फेक्शियस स्टेज। ये प्लाज्मोडियम की कौन सी स्टेज है? इन्फेक्शियस, जो ह्यूमन में क्या करेगी? इन्फेक्शन करेगी। जैसे ही वो अपनी बॉडी में आएगा, ब्लड के थ्रू उसका पहला टारगेट होगा हमारा लीवर। ह्यूमन के लीवर में सबसे पहले अटैक करता है, और लीवर में आने के बाद वो कैसे रिप्रोड्यूस करेगा? ह्यूमन की बॉडी है तो एसेक्सुअली करेगा। तो एनसीईआरटी लिखती है द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन लीवर सेल, और उस सेल में नंबर बढ़ा के उनको बस्ट करेगा, सेल्स को डैमेज करेगा, बार बार रेप्लिकेट करेगा, नंबर बढ़ाएगा। अगला टारगेट लीवर की सेल को डैमेज करने के बाद अब वो अगला टारगेट बनाता है अपनी आरबीसी को। लीवर्स के बाद वो किस पर आएगा? आरबीसी। सेम प्रोसेस, आरबीसी में भी क्या करेगा?
रिप्रोड्यूस करेगा कैसे? एसेक्सुअली। नंबर को क्या करेगा? इंक्रीज। आरबीसी को तोड़ेगा फोड़ेगा, पहले लीवर और देन आरबीसी। आरबीसी को जब डैमेज करता है ना बच्चों, तो एक टॉक्सिन बनता है जिसका नाम है हीमोजोइन। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन और को तोड़ ताड़ के वो एक टॉक्सिक केमिकल बनाता है, दैट्स कॉल्ड हीमोजोइन। हीमोजोइन जब रिलीज होगा तो हमारे आएगी क्या? फीवर। मतलब मलेरिया का जो सिम्टम होता है ना, बुखार आना, बार बार बुखार आना, ठंड लगना, पसीना आना, पसीना आया बुखार उतर गई, फिर से बुखार आई, तो एनसीडी लिखती है रिकरिंग ऑफ फीवर। हर 3-4 दिन के बाद बार बार बुखार क्या हो रही है? रिपीट। और वो फीवर सबसे पहले किसकी वजह से आई? हीमोजोइन। जो कहां से निकले? आरबीसी से। वहां से हीमोजोइन टॉक्सिन निकला और फीवर आना स्टार्ट हो गई। अब आरबीसी के अंदर वो गैमेटोसाइट सेल बनाता है। गैमेटोसाइट का मतलब गैमेट्स बनाता है, मेल और फीमेल गैमेट आरबीसी के अंदर। इतना सारा काम हो रहा है किसके अंदर? ह्यूमन के अंदर। अब मच्छर आया, मान लो वही मॉस्किटो आया, कोई दूसरी माछरी आई, मच्छर तो क्या माछरी है, वो जब अपना खून पिएगी तो खून के साथ ये गैमेट कहां चले गए? मच्छर में। क्योंकि आरबीसी में बने हैं ना, तो आरबीसी ब्लड का ही पार्ट है। जब अपना खून पिएगी तो ब्लड के साथ ये गैमेट्स कहां चले गए? मच्छर में। मच्छर में मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ। मेल फीमेल गैमेट के फ्यूजन को क्या कहते हो? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन कौन से रिप्रोडक्शन का पार्ट है? सेक्सुअल। तो मॉस्किटो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, मॉस्किटो में फर्टिलाइजेशन हुआ। ये सारा काम होता है मॉस्किटो की गट। गट बोले तो एलिमेंट्री कैनाल, क्योंकि मच्छरी ने अपना खून पिया है तो उसका खून तो एलिमेंट्री कैनाल में गया, वहां जाइगोट बना, जाइगोट से फिर वो इन्फेक्शियस स्टेज क्या बन गई? स्पोरोजोइट। और वो मॉस्किटो में कहां जाके स्टोर होगी बेटा जी? उसकी सलाइवरी ग्लैंड में। अब ये मॉस्किटो खुद इन्फेक्शियस बन गई, जिसकी सलाइवरी ग्लैंड में कौन आ गए? स्पोरोजोइट। अब जब ये किसी हेल्दी बंदे को बाइट करेगी तो सलाइवा के थ्रू वो क्या इंजेक्ट कर देगी? स्पोरोजोइट। तो ह्यूमन के लिए इन्फेक्शियस स्टेज कौन सी है? जिसका पहला टारगेट लीवर, देन किस में गया? आरबीसी। दोनों जगह वो कैसे रिप्रोड्यूस करेगा? एसेक्सुअली। आरबीसी को जब डैमेज करेगा तो एक टॉक्सिक केमिकल निकला हीमोजोइन, उसकी वजह से बुखार आना स्टार्ट हुई, मलेरिया के सिम्टम्स अपीयर हुए। देन गैमेटोसाइट बने, मेल और फीमेल गैमेट, वो वापस मॉस्किटो में चले गए, उसकी एलिमेंट्री कैनाल में उन्होंने जाइगोट बनाया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया। स्पोरोजोइड जो बने वो मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर हो गए, मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में। अब ये मॉस्किटो नॉर्मल नहीं रहा, इन्फेक्शियस हो गया। अब ये जिसको भी बाइट करेगा उसमें स्पोरोजोइड भेज देगा। अगर आपसे पूछे ना बच्चों, सारे मॉस्किटो के बाइट करने से डिजीज नहीं होती। हर एनाफ्लीज मॉस्किटो बाइट करेगा तो डिजीज, फीमेल एनाफ्लीज बाइट करे तब भी डिजीज नहीं होगी। अरे मच्छर तो रोज बाइट करते हैं अपने को, क्या हर बार मलेरिया होता है? नहीं, उसी मॉस्किटो के बाइट करने से मलेरिया होगा जो खुद क्या होगी? इन्फेक्टेड। मतलब जिसकी सलाइवा में कौन होंगे? स्पोरोजोइट। इनफेक्ट तभी तो होगा, वरना इससे डिजीज नहीं होती। तो पूछे कि कोई अंडे से अभी भी एक मच्छरी निकली है, अंडे से आती ना ये, अंडा फूटा, उसमें से फीमेल मॉस्किटो अभी भी बाहर आई है, वो किसी ह्यूमन को बाइट कर ले तो उससे डिजीज नहीं होगी। डिजीज उसी से होगी जिसके खुद की सलाइवा में कौन बैठे हो? स्पोरोजोइट। क्लियर? ज्ञान दिया, अब देख लियो इसको। ये पूरा पैराग्राफ है, ये प्लाज्मोडियम की स्पीसीज बता रखी है, वाइवेक्स, मलेरी एंड फैल्सीपेरम। इसमें बता रखा है कि मैलिग्नेंट मलेरिया कोज्ड बाई प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम इज मोस्ट सीरियस एंड कैन इवन बी फैटल, डेथ भी हो सकती है। अब इसके लाइफ साइकिल के बारे में बता रखा है बच्चों। प्लाज्मोडियम एंट्री इन द ह्यूमन बॉडी एज ए स्पोरोजोइट, और ये इसकी कैसी स्टेज है? इन्फेक्शियस स्टेज है, स्पोरोजोइट। अब वहां से फिर वो द पैरासाइट इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लीवर सेल, और अगला टारगेट उनका कौन होगा? आरबीसी। द रप्चर ऑफ आरबीसी से एक टॉक्सिक केमिकल निकलता है जिसको क्या कहोगे? हीमोजोइन, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द चिल एंड हाई फीवर रिकरिंग एवरी 3 to 4 days। ये बुखार हर 3-4 दिन के बाद में रिपीट होगा। जबकि टाइफाइड में आपको क्या बताया था? सस्टेन्ड हाई फीवर, कॉन्टिन्यूअस रहने वाला फीवर। टाइफाइड से याद आया, क्या आंसर निकला उसका? टाइफाइड मैरी, ओ मैरी मेलोन थी ना, उसने कैसे टाइफाइड को स्प्रेड किया होगा? हाँ, शायद हैंड वॉश नहीं किए होंगे, ऐसा ही था। बॉडी के फ्लूइड या इंटेस्टाइन में होता तो फीकल के साथ आ रहा है, उसके बाद प्रॉपर हैंड वॉश नहीं किया, उसी से खाना वाना बनाई,
वो खुद एसिम्टोमेटिक थी, उसमें खुद में सिम्टम नहीं थे, लेकिन कई लोगों में, मोर देन 100 बताते हैं ऐसे पीपल में, उसने टाइफाइड को स्प्रेड किया। फाइनली उसको क्वारंटाइन भी कर दिया गया था। क्वारंटीन की तो अलग ही रहे, कई सालों तक क्वारंटीन रही, फिर बताते हैं वहीं उसकी डेथ हो गई। तो टाइफाइड को उसने स्प्रेड किया था कई लोगों में, प्रॉपर हैंड वॉश नहीं किए। अब उसमें बताते हैं कि भाई इंटेस्टाइन फीकल के थ्रू बाहर आ रहा है, जब हैंड वॉश नहीं करो और उसी खाने बिना हाथ धोए खाना बना रही थी, तो हो सकता है उसके थ्रू उसने क्या की होगी, टाइफाइड को ट्रांसमिट किया होगा, ऐसा सा बताते हैं। धन्य है वो देवी। व्हेन ए फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो बाइट करता है जब इन्फेक्टेड पर्सन को, दीज पैरासाइट एंटर द मॉस्किटोज बॉडी एंड अंडरगो फर्दर डेवलपमेंट, वो मॉस्किटो की बॉडी में आ गए। अब वहां आने के बाद पैरासाइट मल्टीप्लाई करेंगे, स्पोरोजोइट बनाएंगे और वो स्टोर हो गए उसकी सलाइवरी ग्लैंड्स में। ठीक है, लास्ट में ये बोलता है कि ये जो मच्छर है ना, ये वेक्टर होता है, ट्रांसमिटिंग एजेंट। वेक्टर का मतलब जो डिजीज को क्या करे, ट्रांसमिट। तो देख लियो भैया, ये प्लाज्मोडियम के बारे में ज्ञान दिया है। अब जब आप वहां पर आओ, एक पेज है तुम्हारे वो वाला पैराग्राफ, कौन से वाला, इस रिंग वर्म के बाद वाला देखो, दाद के नीचे का एक पैराग्राफ है, पूरा पेज ही है वो, आधार फिर आगे वाला पेज। उसमें ज्यादा तो कुछ नहीं, एक तो मछली वाला नाम याद रख लेना, वो जानते हो ना, मलेरिया के कंट्रोल के लिए कौन सी फिश है, गैम्बूशिया। अरे गैम्बूशिया, ये मलेरिया मॉस्किटो कहाँ अंडे देता है, पानी में। तो उस पानी में उस मछली को छोड़ दो, ये मछली मॉस्किटो के लार्वा को खा जाएगी। जब लार्वा ही नहीं बचेगा तो मॉस्किटो सर्वाइव बनेगा ही नहीं। तो ये कंट्रोल के लिए काम आता है, ढूंढना उसमें कहीं मिलेगी तुम्हें। गैम्बूशिया फिश है। और ये पैराग्राफ जो है ना पूरा, वो ये बता रहा है कि कैसे बचा जाए। तो ये कह रहा है कि भाई खाने पीने की चीजें साफ रखो और घरों में जालियां लगाओ, मॉस्किटो नेट का यूज करो ताकि मॉस्किटो आ नहीं पाए, वो गंदा पानी स्टोर मत होने दो, कूलर वूलर की सफाई रखो, आसपास पानी जमा मत होने दो क्योंकि मच्छर वही अंडे देता है, उनके ब्रीडिंग प्लेस को खत्म कर दो, यही कह रहा है। तो इसमें देखो आगे वो एक मछली का नाम भी कहीं तुम्हें दिख जाएगा, ये रहा, इंट्रोड्यूसिंग फिश लाइक गैम्बूशिया, इसको अंडरलाइन कर लेना, ये पूछा जा सकता है। और ये फीड करती है किस पे, मॉस्किटो के लार्वा पे। और वैसे मॉस्किटो के लार्वा का नाम भी तुम पास में लिख लेना, रिगलर। जैसे फ्रोग का लार्वा क्या होता है बच्चों, टेडपोल, वैसे मच्छर के लार्वा को बोलते हैं रिगलर। तो ये मछली उस रिगलर लार्वा को खा जाती है, इसलिए मॉस्किटो मलेरिया का कंट्रोल करती है। इसके अलावा वो इंसेक्टिसाइड डीडीटी वगैरह छिड़क दो, ठीक है, यही तो है। जाते जाते इसने एक ये भी लिखा है कि आजकल वेक्टर बोर्ने डिजीज, एक नाम है बच्चों वेक्टर बोर्ने। वेक्टर बोर्ने का मतलब जो डिजीज किससे होती हो, वेक्टर से। ये इंसेक्ट मॉस्किटो वेक्टरी तो है। इसमें दो नाम दे दिए, एडीज मॉस्किटो से फैलने वाले कौन से हैं, डेंगू एंड चिकनगुनिया बता दिए। और वैसे एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर लियो। और डेंगू चिकनगुनिया वैसे दोनों होते किससे हैं रे, वायरस से होते हैं। इनको फैला कौन रहा है, मॉस्किटो। एडीज मॉस्किटो जिसको टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं, एडीज का एक नाम हो रहा था टाइगर मॉस्किटो। अब एक लाइन वो है, ढूंढो कहीं पर, कि एक ऐसी डिजीज है जिसको कंप्लीटली इरेडिकेट कर दिया गया है वैक्सीन के यूज से। हाँ, कौन सी डिजीज को कंप्लीटली इरेडिकेट कर दिया, स्मॉल पॉक्स, इसके अंडरलाइन कर लेना। भारत में अब ये डिजीज नहीं होती। और ये क्या, एक और डिजीज है, दो बता दूं, स्मॉल पॉक्स और पोलियो। पोलियो भी आजकल नहीं होता, भारत पोलियो फ्री घोषित हो चुका है WHO के द्वारा। वो भी वैक्सीन का रोल है, वो 2 बूंद जिंदगी की पिलाते हैं ना, पोलियो वैक्सीन, छोटे बच्चों को OPV बोलते हैं उसको बेटा जी, पोलियो की वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन। 2 बूंद मुख द्वारा देते हैं ना, ओरली पोलियो की वैक्सीन, वो 2 ड्रॉप देते हैं, 2 बूंद जिंदगी की, वो ओरल पोलियो वैक्सीन। और भारत पोलियो से भी क्या हो चुका है, फ्री। बट अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, स्मॉल पॉक्स पोलियो अलग अलग हो, तो हमें तो क्या मानना पड़ेगा, स्मॉल पॉक्स, क्योंकि एनसीईआरटी ने इसी की बात की है। अरे वही स्मॉल पॉक्स जिसके अगेंस्ट पहला वैक्सीन बनाया था एडवर्ड जेनर ने, वही एडवर्ड जेनर जिनको बोला था फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, एडवर्ड जेनर। ठीक है, तो एनसीईआरटी कहती है कि आप ये वैक्सीन बना करके बहुत सारे डिजीज को, जैसे डिप्थीरिया, निमोनिया, टिटनस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। डीपीटी का वैक्सीन पढ़ा था आपने, डी माने डिप्थीरिया, पी माने पर्ट्यूसिस और टी माने टिटनस।
वैक्सीन यूज कर सकते हैं अपन। बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू भी हमने कुछ वैक्सीन बनाए हैं, और उस एक वैक्सीन का एग्जाम्पल यहां मिलेगा आपको। बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके बच्चों एक वैक्सीन बनाया, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। उस टेक्निक का नाम है आरडीटी, बायोटेक्नोलॉजी में आ जाएगा। वैसे सुना ही है तुम लोगों ने, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इस टेक्निक का यूज करके एक वैक्सीन बनाया है, किसका? हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन, बायोटेक का यूज करके। और ये वैसे ईस्ट के द्वारा बनाया गया था, इसमें वेक्टर के तौर पे ईस्ट को यूज किया था। बाकी जिस टेक्निक से बनाया, टेक्निक का नाम है आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो हम बायोटेक से भी खूब सारे वैक्सीन बना सकते हैं, और वैक्सीन बन जाएंगे तो जैसे कोरोना का जब वैक्सीन आ गया था तो कोरोना पर बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया गया था। तो वैक्सीन से अपन डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। बस ये है। तो गेम्बूशिया मछली, डेंगू चिकनगुनिया, एक स्मॉल पॉक्स जो कंप्लीटली इरेडिकेट कर दिया गया फ्रॉम इंडिया, और उसके अलावा एक पोलियो भी तुम ध्यान रख लियो। चलो अगली डिजीज पर आओ बेटा जी। नेक्स्ट है कैंसर, एक बड़ी डिजीज बच गई, एड्स के बाद है शायद, इससे पहले इतने भी आगे बच जा, एड्स के बाद। अच्छा मिल गई। कैंसर, कैंसर में क्या होता है सिम्टम भैया? कैंसर में क्या होता है? ट्यूमर बनता है। एक्चुअल में कैंसर में ये होता है बच्चों की, जो सेल डिवीजन होता है ना अपना अपना सेल डिवीजन हाईली कंट्रोल्ड प्रोसेस है। जैसे मान लो मैं एक झंडू सा एग्जांपल लूं, ये हमारी फिंगर है, इस फिंगर को बनने में मान लो 16 सेल की रिक्वायरमेंट है। 16 सेल चाहिए इस फिंगर को बनाने के लिए। मेरे पास एक सेल है, ये कितनी बार माइटोसिस करेगी कि 16 सेल बन जाए? कितने माइटोसिस होंगे इसमें? चलो देखते हैं। पहला माइटोसिस हुआ तो कितनी कितनी सेल बनी? 2। दूसरा हुआ तो 4। तीसरा हुआ तो 8। चौथा हुआ तो 4 बार माइटोसिस करते कितनी सेल बन जाएगी? 16। और जैसे ही चौथा माइटोसिस हुआ, अब न्यूक्लियस अपने आप डिवीजन को रोक देगा। मतलब सेल डिवीजन आपकी बॉडी में हाईली कंट्रोल्ड प्रोसेस है, हाईली कंट्रोल्ड। बट कैंसर में ऐसा नहीं होता। वो 16 की बजाय वहां डिवीजन होता रहेगा, 60, 70, 80, 90, 100 खूब सारी सेल्स बन जाएगी। और वो जो खूब सारी सेल का ग्रुप है, उसी को कह देना ट्यूमर। वो जो ग्रुप ऑफ सेल्स है वही क्या है? ट्यूमर है। तो कैंसर का एक मेन सिम्टम है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। बाकी नॉर्मली सेल डिवीजन कैसा होता है? हाईली रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड। बट कैंसर में ऐसा नहीं होता। तो क्या बन जाएगा? ग्रुप ऑफ सेल्स। उस ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहोगे? ट्यूमर। ट्यूमर कितने टाइप के होते हैं? 2। एक तो होता है बेनाइन और दूसरा मैलिग्नेंट। बेनाइन का मतलब बेटा जी, जो ट्यूमर जहां बने वहां फिक्स रहे। बॉडी में कहीं पर भी ट्यूमर बन गया, जहां बना वहीं रहा, वो तो क्या है? बेनाइन। पूरी बॉडी में फैलता रहे, मैलिग्नेंट। हाथ में हुआ, अब ट्यूमर की सेल ब्लड के साथ यहां चली गई, यहां ट्यूमर बना दिया, यहां आ गई, यहां बना दिया। बोलते हैं ना कैंसर की फाइनल स्टेज, लास्ट स्टेज में आ गया, अब कुछ नहीं हो सकता। एक्चुअल में वो कौन से ट्यूमर की बात कर रहा है? मैलिग्नेंट, जो पूरी बॉडी में फैल जाता है। और बेटा जी, इस फैलने की प्रॉपर्टी को ही क्या कहते हैं? मेटास्टेसिस। इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है। मोस्ट फियरफुल प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर, सबसे खतरनाक गुण कौन सा कहलाएगा? मेटास्टेसिस, जिसमें वो पूरी बॉडी में फैल जाएगा, ब्लड के साथ फैल जाएगा। फैल गया तो लास्ट स्टेज, अब ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। कैंसर की स्टडी के लिए एक वर्ड यहीं पास में लिख लेना, एक टर्म आता बच्चों, ऑन्कोलॉजी, स्टडी ऑफ कैंसर। ऑन्को वर्ड हम कैंसर के लिए यूज करेंगे, इसलिए जो ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर, अच्छी ब्रांच आजकल, ऑन्कोलॉजिस्ट, बहुत टाइप के कैंसर आ गए, तो ऑन्कोलॉजिस्ट हो गए कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर। ऑन्कोलॉजी स्टडी ऑफ कैंसर। तो आओ, पहला पैराग्राफ क्या लिखता है? ये लिखता है कि कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड डिजीज ऑफ ह्यूमन बींग्स। एड्स की तरह ये भी खतरनाक है, और आजकल तो एड्स से भी ज्यादा फैल रहा है कैंसर। मेजर कॉज ऑफ डेथ ऑल ओवर द ग्लोब, मोर देन ए मिलियन इंडियन सफर। ए मिलियन का मतलब 10 लाख, 10 लाख से ज्यादा इंडियन इससे सफर है, बहुत ज्यादा है, तो पुराने डेटा चल रहे हैं। द मैकेनिज्म, द अंडरलाइन डेवलपमेंट ऑफ कैंसर और ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्स,
और इसका ट्रीटमेंट आज भी रिसर्च का टॉपिक है। अभी भी कैंसर पे रिसर्च चल रही है। अभी तक बहुत सारे रीज़न साइंटिस्ट लोगों को पता ही नहीं कि कैंसर कैसे हो सकता है। इवन आपको पता हो तो ये जो जली हुई रोटी खा लेते हैं ना अपन, काली जली हुई रोटी, उससे भी कैंसर हो सकता है। या हम कई बार अपनी दांतों से जीभ को खुरसते हैं ना, से ये आदत लिप्स को खुरसना होती ना, कि आदत कई एक जगह बार बार पिंच कर रहे हो, उससे भी उस जगह में कैंसर हो सकता है। मतलब कैंसर वाली जो जीन है ना, वो हमारी हर सेल में प्रेजेंट है। कैंसर कोजिंग जीन हमारी हर सेल में पहले से ही प्रेजेंट है, बस वो क्या है, इनएक्टिव है। कोई भी स्टिमुलस जब उस जीन को एक्टिव कर देगा, बहुत सारे केस में वो जीन बुरा मान जाती है, बुरा मानती है वो खुद को क्या कर देती है, एक्टिव। एक्टिव होती नॉर्मल जीन कन्वर्ट इनटू कैंसरस, और वहां डिवीजन क्या हो जाएगा, अनकंट्रोल। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनसे कैंसर हो सकता है, जिस पर अभी भी क्या चल रही है, रिसर्च चल रही है। खूब तरीके कैंसर के, रेडिएशन और पता नहीं कैसे कैसे होता है, खतरनाक डिजीज आजकल। अब इन अवर बॉडी सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इज हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड। नॉर्मली बॉडी में सेल डिवीजन कंट्रोल्ड प्रोसेस, रेगुलेटेड है। इन कैंसर सेल देयर इज ब्रेकडाउन ऑफ दीज रेगुलेटरी मैकेनिज्म। कैंसर में ऐसा रेगुलेशन नहीं होता। नॉर्मल सेल शो ए प्रॉपर्टी अंडरलाइन कॉन्टेक्ट कॉल्ड कॉन्टेक्ट इनहिबिशन, बाय वर्च्यू ऑफ विच। ये कॉन्टेक्ट इनहिबिशन जानते हो? कॉन्टेक्ट इनहिबिशन क्या होता है बच्चों? देखना कि जैसे ये कोई सेल है अपनी ए बी सी, अब मान लो बी सेल्स के मन में आया कि मुझे डिवाइड करना है। बी सेल के मूड में हो गया कि अपने को तो डिवाइड करना है। अब बी सेल ने डिवीजन चालू किया, चालू करते करते वो किसके कांटेक्ट में आई, सी के। इधर वो डिवाइड होते होते किसके कांटेक्ट में आई, ए के। तो ए और सी ने बोला कि भैया अब हमारा एरिया चालू हो गया है, तो अपने डिवीजन को क्या कर, रोक दे, इनहिबिट कर दे। तो जब पड़ोस की, अरे अपन अपना प्लॉट है, पड़ोस में किसी दूसरे का प्लॉट है, हम मकान वकान बना रहे हैं, थोड़ा सा उधर ले लें, पड़ोसी बीदी नहीं आ जाओ भाई, तेरो एरिया इतना ही है, मेरे एरिया में एंटर मत कर। तो पास वाली सेल के जैसे ही कांटेक्ट में आया, इन सेल ने डिवीजन को रोक दिया। कांटेक्ट में आते ही डिवीजन क्या हो गया, इनहिबिट हो गया। बट कैंसर सेल में ऐसा नहीं होता। पास वाली सेल के कांटेक्ट में आया, ए और सी ने बोला भैया डिवीजन बंद कर दो, बी ने बोला मेरे कोई फर्क कौन पड़े, कर लो जो करना है। ये बार बार डिवाइड होती रहेगी और ये ग्रुप ही क्या बन जाएगा, ट्यूमर। मतलब कैंसर सेल में कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी नहीं होती। बाकी नॉर्मल सेल में कौन सी प्रॉपर्टी है, कांटेक्ट इनहिबिशन, जिसमें पास वाली सेल के कांटेक्ट में आती डिवीजन रुक जाएगा, अनकंट्रोल डिवीजन रुक जाएगा। ये लिखा है। नॉर्मल सेल के पास एक प्रॉपर्टी है बेटा कांटेक्ट इनहिबिशन की, जिसमें कांटेक्ट विद अदर सेल इनहिबिट देयर अनकंट्रोल ग्रोथ। कांटेक्ट में आती अनकंट्रोल ग्रोथ रुक गई। बट कैंसर सेल में टू हैव लॉस्ट दिस प्रॉपर्टी, कैंसर सेल में ये वाली प्रॉपर्टी नहीं होती। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस कैंसर सेल जस्ट कंटिन्यू टू डिवाइड और गिव राइज टू मास ऑफ सेल, जिनको क्या कहोगे, ट्यूमर। वो लगातार डिवाइड होते होते ग्रुप ऑफ सेल बना देगा, जिसको ट्यूमर कहेंगे। ट्यूमर दो टाइप के हैं बच्चों, बेनाइन जो नॉर्मली रिमेन कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन एंड डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, जहां बनेगा वहीं रहेगा, इसलिए लिटिल डैमेज करता है, लेस हार्मफुल होता है। और जो मैलिग्नेंट है ऑन द अदर हैंड, मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स। ये प्रोलिफरेटिंग का मतलब समझते हो आप, डिवाइडिंग सेल्स, जो सेल्स बार बार डिवाइड होती रहे उनको क्या बोलेंगे, प्रोलिफरेटिंग सेल्स। कॉल्ड नियोप्लास्टिक और ट्यूमर सेल्स। नई, नियो का मतलब नई बनने वाली सेल, वही है ट्यूमर सेल। These cells grow very rapidly, invading and damaging the surrounding normal tissue. As these cells actively divide and grow, they also starve the normal cells by competing for vital nutrients. मतलब नॉर्मल सेल्स को भूखा मार देगी। भूखा मार देगी कैसे भाई? नॉर्मली तो 16 सेल्स की जरूरत थी, वहां 60 सेल हो गई, तो जो एक्स्ट्रा सेल बन गई वो भी तो खून में से क्या ले लेगी, न्यूट्रिशन। मिलना उन 16 का थोड़ ले गई वो, तो नॉर्मल सेल्स उसकी वजह से क्या मर गई, भूखे मर गई। अरे घर में 4 मेंबर थे, बापूजी अकेले कमाने वाले थे, 4 की जगह 14-20 मेंबर हो गए, तो भूखा ही मरेगा, क्योंकि जिसके लिए कमा रहे थे वो बंटवारा तो ज्यादा लोगों में हो गया, तो नॉर्मल सेल्स भूखे मर जाएगी।
Cells loved from such a tumor reach distant site through blood and wherever they get lodged in the body they start a new tumor. ब्लड के थ्रू अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में चली गई, जहां भी जाएगी नया ट्यूमर बना देगी. अब यहां अंडरलाइन कर लेना, ये दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड मेटास्टेसिस इज द मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर. मैलिग्नेंट ट्यूमर की सबसे खतरनाक प्रॉपर्टी बच्चों क्या है? मेटास्टेसिस. पूरी बॉडी में फैल जाना और जहां भी जाएगा वहां न्यू ट्यूमर बना देगा, नया ट्यूमर बना देगा. ये मेटास्टेसिस है. याद करो मेटाजेनेसिस क्या था? सिलेंट्रेटा में पोलिप और मेडुसा का कन्वर्जन बेटा जी, वो क्या था? मेटाजेनेसिस. और मेटाक्रोसिस क्या था? नहीं बताया क्या? कलर चेंजिंग, गिरगिट रंग बदलता है, कैमेलियन रंग बदलता है, मेटाक्रोसिस. और मेटामॉर्फोसिस, लार्वा का एडल्ट में कन्वर्ट होना, मेटामॉर्फोसिस. और मेटामेरिज्म, सेगमेंटेशन. मेटामेरिज्म तो होता है ट्रू सेगमेंटेशन, मेटामॉर्फोसिस होता है लार्वा का एडल्ट में कन्वर्जन. मेटाक्रोसिस, क्रोम, क्रोमेटोग्राफी. क्रोम होता है कलर, क्रोमेटीन, कलर, कलर से रिलेटेड है, कलर चेंजिंग प्रोसेस. और मेटास्टेसिस कैंसर वाला. मैलिग्नेंट ट्यूमर की प्रॉपर्टी है मेटास्टेसिस. चलो, कॉज ऑफ कैंसर. कैंसर कॉजिंग एजेंट को क्या कहते हो? जिनसे कैंसर होता है बेटा जी वो एजेंट क्या कहलाएंगे? कार्सिनोजन. एलर्जी होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एलर्जन. और म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट को क्या बोलते हो? म्यूटाजन. तो कार्सिनोजन कौन कौन से हैं? कैंसर किस किस से हो सकता है? इनकी 3 कैटेगरी है. वो फिजिकल हो सकते हैं, वो केमिकल हो सकते हैं, वो बायोलॉजिकल हो सकते हैं. फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल. फिजिकल कार्सिनोजन में बच्चों इंक्लूड करते हैं रेडिएशंस को. रेडिएशन में दोनों बता रखी है, आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग. नॉन आयोनाइजिंग में कौन सी रेडिएशन आती है? यूवी रेज. बाकी एक्सरे वगैरह वो आयोनाइजिंग रेडिएशन है जो कैंसर करती है. कुछ केमिकल्स है जैसे स्मोकिंग का धुआं, टोबैको, इनसे ओरल कैंसर होता है, लंग्स कैंसर होता है. और बायोलॉजिकल में बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है कुछ वायरस जिनका नाम ही रख दिया गया ऑन्कोवायरस. ऑन्कोटर्म किसके लिए यूज करते हो? कैंसर के लिए. ऐसे वायरस जिनसे कैंसर होता है, नाम ही क्या रख दिया? ऑन्कोवायरस. तो रेडिएशन इज पार्ट ऑफ फिजिकल कार्सिनोजन. कुछ केमिकल्स है वो इसमें आ गए, और वायरस है तो वो किस में इंक्लूड कर देंगे? बायोलॉजिकल कार्सिनोजन. तो कार्सिनोजन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसरस सेल may be induced by physically, chemically और बायोलॉजिकल. तो नॉर्मल सेल का कैंसर सेल में बनना कई बातों पर डिपेंड करता है. दीज एजेंट्स आर कॉल्ड कार्सिनोजन. कैंसर कॉजिंग एजेंट्स को क्या कह दो? कार्सिनोजन. आयोनाइजिंग रेडिएशन लाइक एक्स रे एंड गामा रेज. और नॉन आयोनाइजिंग में कौन सी है? यूवी रेज. वो डीएनए को डैमेज करती है और कैंसर करती है. डीएनए को डैमेज करके नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन. नियोप्लास्टिक का मतलब कैंसर सेल, नियो का मतलब न्यू बनने वाली सेल, ज्यादा डिवाइड होकर बनने वाली सेल, ट्यूमर सेल. द केमिकल कार्सिनोजेंस प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक हैव बीन आइडेंटिफाइड एज ए मेजर कॉज ऑफ लंग कैंसर. स्मोकिंग. और वैसे ध्यान रखो, इंडियन में, इंडियन मेल जो होते हैं ना बच्चों, भारतीय पुरुष, उनमें सबसे ज्यादा कैंसर कौन सा होता है? भारत के पुरुषों में और महिलाओं में. मेल में तो सबसे ज्यादा होता है ये ओरल कैंसर, और फीमेल में सबसे ज्यादा होता है सर्वाइकल कैंसर. ये मोस्ट एबंडेंट या कॉमन कैंसर है. ओरल कैंसर टोबैको च्यूइंग, गुटखा खाने से यहां गाल का कैंसर हो जाता है. उसका वैसे इलाज है नहीं, गाल काट के हटाना पड़ता है, ऐसा ट्यूमर होता है. टीवी में एडवेड नहीं देखा गया? वो दिखाते ना, मुकेश क्या नाम आता है उसका, वो एड दिखाते ना, कैंसर वाला एक कई बार आता है मूवी और के बीच में दिखाते हैं, बड़ा साइड चलता है. और फीमेल में सर्विक्स. सर्विक्स इज पार्ट ऑफ यूट्रस. तो फीमेल में यूट्रस का कैंसर इंडिया में सबसे ज्यादा होता है. और मेल में ओरल कैंसर बिकॉज ऑफ टोबैको च्यूइंग, और स्मोकिंग से वो फेफड़ों का कैंसर भी हो जाता है. हार्मोनल इंबैलेंस से, कई बार बताते हैं पिल्स विल्स के यूज से, पिल्स से भी होता है. पिल्स में
एस्ट्रोजन ज्यादा होता ना, ये गोलियों में एस्ट्रोजन अगर हाई डोज हो जाए तो सर्विक्स तो नहीं, ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। इसलिए पिल्स के भी साइड इफेक्ट होते हैं, इसलिए पिल्स में प्रोजेस्टेरोन वाली ज्यादा सही है कंपेयर टू प्रोजेस्टेरोन विद एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन की हाई डोज से ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि एस्ट्रोजन ब्रेस्ट की ग्रोथ करवाता है, मेमरी ग्लैंड की। एस्ट्रोजन के ज्यादा लेवल से हो सकता है डिवीजन अनकंट्रोल हो जाए। डिवीजन अनकंट्रोल होती है, अपन उसको क्या कह देंगे, कैंसर। एस्ट्रोजन की हाई डोज है। सर्विक्स तो और हार्मोनल इंबैलेंस से या और किसी केमिकल से हो सकता है, और उसे पता ही नहीं चलता किसका क्या साइड इफेक्ट हो रहा है। अब कर रहा है ये बात बच्चों बायोलॉजिकल की, तो कैंसर कोजिंग वायरस को नाम क्या दे दिया, ओंकोजेनिक वायरस। उनमें जीन होती है वायरल ओंकोजीन। ये देखो क्या करती है, अभी जो मैं बता रहा था कि अपनी बॉडी में बच्चों, अपनी सेल में एक जीन है प्रोटो ओंकोजीन, इसको बोलते हैं सेलुलर ओंकोजीन। सेलुलर ओंकोजीन शॉर्ट में बोलते हैं CONC। ये अपनी सेल में होती है, सबकी सेल में। प्रोटो का मतलब फिलहाल क्या है, इनएक्टिव है, इनएक्टिव है। बट जब ये जीन कांटेक्ट में आए किसके, कार्सिनोजन के, कोई भी कार्सिनोजन, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, तो वो इस प्रोटो ओंकोजीन को एक्टिव कर देगा और वो किस में कन्वर्ट हो गई, ओंकोजीन में। जैसी ही ओंकोजीन बनी बच्चों, सेल डिवीजन क्या हो गया, अनकंट्रोल्ड। और जब सेल डिवीजन अनकंट्रोल हो गया तो वहां क्या बन गया, ट्यूमर। तो बॉडी में जीन है सेल के पास जिसको हमने बोला प्रोटो ओंकोजीन या सेलुलर ओंकोजीन, CONC। बट ये है एक तरह से इनएक्टिव। लेकिन जब इसको अलर्ट एक्टिव कर दिया जाए तो सेल डिवीजन क्या हो जाएगा, अनकंट्रोल, और उसी का रिजल्ट है ट्यूमर या तो कैंसर। ट्यूमर या तो कैंसर। तो लास्ट की लाइन में यही समझाया इन्होंने कि फर्दर मोर सेवरल जीन कॉल्ड सेलुलर ओंकोजीन, शॉर्ट में लिखा CONC, और प्रोटो ओंकोजीन्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन नॉर्मल सेल्स व्हिच व्हेन एक्टिवेटेड अंडर सर्टेन कंडीशन कुड लीड टू ओंकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेल। ओंकोजेनिक का मतलब वो कैंसर सेल बन गई, वो नॉर्मल सेल कन्वर्ट इनटू कैंसर सेल। और ये डिपेंड करता है इन प्रोटो ओंकोजीन पे जो कन्वर्ट इनटू ओंकोजेनिक सेल्स। ये प्रोटोकोजीन से ओंकोजीन बना, वो सेल डिवीजन को अनकंट्रोल कर देगा और उससे वहां क्या हो जाएगा, ट्यूमर। वो इनएक्टिव है, ये कैसी कंडीशन इसकी, एक्टिव। अब कैंसर का पता कैसे लगाएं, डिटेक्शन और डायग्नोसिस। तो कुछ टेक्निक की बात करेगा बेटा जी जिससे अपन कैंसर का पता लगा सकते हैं। कैसा, पहला वर्ड आएगा एक बायोप्सी। बायोप्सी में क्या करते हैं, हाँ टुकड़ा, मान लो कोई गांठ है। एक बात सुन, हर गांठ और हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता है। बॉडी में कहीं भी गांठ हो गई, येलो कैंसर हो गया ना, पहले डॉक्टर उसको चेक करेगा। बेनाइन ट्यूमर हमेशा कैंसरस नहीं होता। जैसे गले में कोई गांठ हो गई, डॉक्टर उसकी सेल को निकालेगा, टिश्यू को निकालेगा, निकाल के उसको कट करेगा, कट करके उसको स्टेन करेगा। स्टेन समझते हो, कलर देगा, उसको रंग देगा। कलर देने के बाद में डॉक्टर उस सेल्स को चेक करेगा, देखेगा उसमें डिवीजन नॉर्मल हो रहा है कि अनकंट्रोल हो रहा है। अगर डिवीजन अनकंट्रोल हो रहा है मतलब वो नॉर्मल सेल नहीं, वो ट्यूमर सेल है। तो उस टिश्यू को कट करके अलग किया और उसको चेक किया, ये प्रोसेस क्या कहलाई, बायोप्सी। और एनसीईआरटी एक नाम और लिखती है, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। बायोप्सी में उस सस्पेक्टेड ट्यूमर सेल की क्या की जाएगी, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। हिस्टो का मतलब बच्चों हिस्टोलॉजी, टिश्यू। उस सस्पेक्टेड ट्यूमर सेल टिश्यू की जांच करना। पैथोलॉजी का मतलब जांच करना, और जो डॉक्टर जांच करता है वो एनसीईआरटी ने लिखा है पैथोलॉजिस्ट। जो डॉक्टर ये जांच करते हैं उनका नाम क्या रख दिया, पैथोलॉजिस्ट। तो बायोप्सी में टुकड़ा लिया, कट किया, स्टेन किया और उसको चेक किया कि वो नॉर्मल सेल है कि ट्यूमर सेल है, उसमें डिवीजन स्लो हो रहा है कि फास्ट हो रहा है। सोच के बताना बच्चों, ट्यूमर सेल और एक नॉर्मल सेल है, माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर किस में ज्यादा मिलेगी आपको, ट्यूमर सेल में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया नॉर्मल सेल से ज्यादा। क्यों, क्योंकि डिवीजन फास्ट हो रहा है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर नॉर्मल सेल से ज्यादा मिलेगी। राइबोसोम नॉर्मल सेल से ज्यादा होंगे, प्रोटीन ज्यादा होगा ट्यूमर सेल्स में। तो पहला बायोप्सी है। तो बायोप्सी के अलावा रेडियोग्राफी कर सकते हैं, एक्सरे कर सकते हैं, सीटी स्कैन नाम सुना है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी,
पेशेंट को उस मशीन में डालते हैं ना, तो सीटी स्कैन से भी कैंसर का पता लगा सकते हैं, एक्सरे से भी पता लगा सकते हैं। लेकिन एक्सरे और सीटी स्कैन की यही कमी है कि इसमें यूज क्या करते हो, एक्सरे। जबकि अभी पीछे पढ़ा था हमने, एक्सरे तो खुद कार्सिनोजेनिक है, एक्सरे तो कैंसर होता है, इसलिए डॉक्टर ज्यादा एक्सरे करने की एडवाइस नहीं देता, क्योंकि बॉडी। और आपने देखो एक्सरे करवाया कभी आपने अपना, सीटी स्कैन करवाया, एक्सरे किसी ने नहीं करवाया। एक्सरे करवाते तो जो एक्सरे करता ना वो खुद दीवार के पीछे कहीं छुप के खड़ा हो जाता है, या कोई दूसरे रूम में जाके वहां से बटन दबाता है, हमें वहां छोड़ देता है। वो रीजन ये होता है कि वो खुद एक्सरे के कांटेक्ट में आना नहीं चाहता, क्योंकि ज्यादा एक्सरे से सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये जो रेडियोग्राफी है और जो सीटी स्कैन है, ठीक है टेक्निक है, बट इनमें यूज क्या करते हैं, एक्सरे। तो इनके साइड इफेक्ट भी बोल सकते हैं अपन, क्योंकि एक्सरे खुद कार्सिनोजेनिक होती है। तो सबसे बेस्ट तरीका है एमआरआई। एमआरआई जिसका पूरा नाम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, और उसमें एक्सरे यूज नहीं करते, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज करते हैं। अरे नाम ही क्या है, एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक क्या यूज की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसका साइड इफेक्ट नहीं होता। इसलिए अगर दिमाग में कोई गड़बड़ है तो एक्सरे नहीं, एमआरआई करवाई जाएगी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो पढ़ लो, टेक्निक का नाम आ सके कि सबसे पहला तो ये है बायोप्सी, और बायोप्सी के साथ एक वर्ड आ गया हिस्टो पैथोलॉजिकल स्टडी ऑफ द टिश्यू एंड ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट फॉर इंक्रीज सेल काउंट इन द केस ऑफ ल्यूकेमिया। एक नाम आया बेटा जी, ल्यूकेमिया कौन सा कैंसर है भैया, ब्लड कैंसर। खतरनाक वाला कौन सा कैंसर है, ब्लड कैंसर। अरे ल्यूकेमिया, डब्ल्यूबीसी का नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट। तो ब्लड कैंसर में डब्ल्यूबीसी भयंकर हो जाती है। वैसे नॉर्मली डब्ल्यूबीसी होती है 6000 से 8000, इसमें वो 2-3 लाख हो जाती है। इतनी सारी डब्ल्यूबीसी हो जाएगी तो आरबीसी को मारना चालू कर देगी। तो ल्यूकेमिया ए टाइप ऑफ ब्लड कैंसर। इस ल्यूकेमिया को पता लगाने के लिए डॉक्टर किसको जांच करेगा, ब्लड की, कि खून में अगर डब्ल्यूबीसी ज्यादा आ रही है मतलब ब्लड कैंसर है। और बोन मैरो को चेक करेगा, क्या प्रॉब्लम है, वहीं तो बनती है ब्लड सेल्स वगैरह, इनको काउंट करता है। अब बायोप्सी में क्या करते हैं, पीस ऑफ द सस्पेक्टेड टिश्यू कट करेंगे, फिर उसको स्टेन करेंगे और एग्जामाइन करेंगे अंडर माइक्रोस्कोप। और ये सारा काम करने वाला डॉक्टर कौन है, पैथोलॉजिस्ट है, उसकी जांच कर लेगा। टेक्निक लाइक रेडियोग्राफी, सीटी स्कैन, फुल फॉर्म ध्यान रख लियो, एंड एमआरआई आर वेरी यूजफुल टू डिटेक्ट कैंसर ऑफ द इंटरनल ऑर्गन। अंदर कोई फेफड़ों में कहीं और अंदर वाला कैंसर है तो रेडियोग्राफी एक्सरे ये करते हैं, एमआरआई करते हैं। सीटी स्कैन में एक्सरे को यूज करते हैं जिससे 3D इमेज बनती है, 3 डायमेंशनल इमेज। उस मशीन में डालेंगे तो पूरे ऑर्गन की इमेज आ जाएगी, 3D इमेज आ जाएगी। बट समस्या है इनमें यूज किसको किया जा रहा है, एक्सरे को। तो अगली टेक्निक की बात कर रहा है बच्चों, एक्यूरेट एमआरआई यूज अंडरलाइन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन टू एक्यूरेटली डिटेक्ट पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द लिविंग टिश्यू। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। और वैसे तो जो ऑपरेशन थिएटर हो गए ना, ओटी वगैरह, जब डॉक्टर बनोगे तुम ओटी में जाओगे, बड़े बड़े हॉस्पिटल के जो ओटी होते हैं ना, उनमें यूवी रेज के बल्ब लगे रहते हैं। हर सर्जरी के बाद में उन बल्ब को जला देते हैं। यूवी रेज क्या करती है, माइक्रोब्स स्टेरिलाइज करती है। अगर ऑपरेशन के बाद कोई माइक्रोब्स ऑपरेशन थिएटर में रह गया है, बैक्टीरिया रह गया है, तो अल्ट्रावायलेट रेज उनको खत्म कर देगी और ओटी को क्या कर देगी, फुल्ली स्टेरिलाइज कर देगी। इसलिए यूज करते हैं। तो एमआरआई सबसे एक्यूरेटली डिटेक्ट करने वाली मेथड है जिसमें आप एक्सरे को यूज नहीं करोगे। नाम से मैग्नेटिक रेजोनेंस, किसको यूज करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और थोड़ा पुराना है क्वेश्चन बेटा जी, एक बार ये पूछा था आयोडीन 131 का यूज, इसका यूज किया जाता है फॉर थायराइड कैंसर, वहीं लिख दो, आयोडीन 131 का यूज करेंगे फॉर थायराइड कैंसर। एक आयोडीन का आइसोटोप होता है ये 131, आयोडीन 131 फॉर थायराइड कैंसर। अरे आयोडीन जो होता है ना, वो बॉडी की कौन सी ग्लैंड एब्जॉर्ब करती है, थायराइड। उसी आयोडीन की हेल्प से वो थायरोक्सिन बनाती है। थायरोक्सिन बनाने के लिए कौन चाहिए, आयोडीन। तो पेशेंट को ये पिला दिया आयोडीन का आइसोटोप। अब मान लो नॉर्मली
मान लिया नॉर्मली पर डे 10 मिलीग्राम आयोडीन की रिक्वायरमेंट है थायरोक्सिन बनाने के लिए। एक हेल्दी ह्यूमन को पर डे कितना चाहिए? 10 मिलीग्राम आयोडीन क्या बनाने के लिए? थायरोक्सिन मान लेते हैं। अब एक बंदे में 10 मिलीग्राम की बजाय थायराइड ग्लैंड 70-80 मिलीग्राम आयोडीन एब्जॉर्ब कर रही है, मतलब नॉर्मल से ज्यादा एब्जॉर्ब कर रही है। ये तभी पॉसिबल है जब वहां नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा हो, मतलब हो सकता है ट्यूमर है। आता ना एनसीईआरटी में, ग्लैंड में दिया भी था कि थायराइड में अगर नोड्यूल हो जाए, ट्यूमर हो जाए, तो हॉर्मोन्स का सिक्रीशन हाइपो होगा कि हाइपर होगा? हाइपर होगा। सेल्स बढ़ गई तो सिक्रीशन भी बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अब आता है ट्रीटमेंट की बात की है। कुछ एंटीबॉडी भी बच्चों, ये भी एक लाइन, कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडी भी होती है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी वगैरह भी यूज कर सकते हैं पता लगाने के लिए। और इसमें एक ये भी दिया, लास्ट जो 2-3 लाइन है वो आपको यही समझा रही है कि कुछ लोगों में जीन को भी चेक कर लेते हैं। जैसे मान लो किसी के परिवार में लंग कैंसर के ज्यादा केसेस मिले हैं, ओरल कैंसर के और लंग कैंसर के ज्यादा केस है किसी के परिवार में, दादाजी के, उसके दादा के परिवार में, मतलब ज्यादा चांसेस है। तो उस परिवार में, उस परिवार के लोगों को धूम्रपान से बचने की सलाह दी जाती है। वैसे तो सबको ही कहते हैं, लेकिन उस परिवार के लोगों को स्पेशली बोला जाता है कि अगर आपने स्मोकिंग या टोबैको यूज किया तो आप में लंग और ओरल कैंसर होने के चांस बाकी लोगों के कंपेयर ज्यादा है, क्योंकि आपका जो फैमिली है वो उनके लिए ज्यादा ससेप्टेबल है। बस, तो जैसे लिखा है टोबैको स्मोक इन केस ऑफ लंग कैंसर, बचने की, दूर रहने की सलाह देते हैं। बाकी क्वेश्चन वाली कोई बात है नहीं। अब आता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो ट्रीटमेंट बच्चों कैसे? पहला लिखा सर्जरी। सर्जरी में क्या करोगे? कोई ट्यूमर सेल है, छोटे मोटे ट्यूमर काट के हटा दो, टंटो ही खत्म। तो ट्यूमर सेल्स को कट करके सर्जरी के द्वारा हटाना सर्जरी है। लेकिन ये चेक करते हैं कि कौन से ऑर्गन में। पता चला ब्रेन में ट्यूमर है, सिर काट के हटा दिया है, मतलब बॉडी के ऑर्गन्स पे डिपेंड करता है उसकी क्या यूजेज है उसके बेस पे, तो सर्जरी करते हैं। सर्जरी के बाद एक आता है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में क्या करोगे? रेडिएशन डालते हैं, कोबाल्ट 60 से मिली हुई गामा रेज, इन गामा रेज को ट्यूमर सेल पे डालते हैं, और ये रेज इतनी खतरनाक होती है कि ट्यूमर सेल को जलाकर खत्म कर देती है, बर्न करके उन ट्यूमर सेल्स को खत्म कर देगी। लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है कि ट्यूमर सेल के जो आसपास की नॉर्मल सेल्स है उनको टेक केयर करना पड़ता है। अगर गलती से वो रेज के कांटेक्ट में आ गई तो वो भी जल के खत्म हो जाएगी। तो रेडियोथेरेपी में किसको यूज किया? रेडिएशन का। तीसरा जो सबसे ज्यादा यूज होता है बच्चों, नाम सुना होगा आपने, कीमो। एड्स कैंसर पेशेंट की कीमो चल रही है, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में नाम ही कीमो का मतलब क्या यूज करेंगे? केमिकल्स यूज करते हैं, दवाइयां यूज करते हैं। पेशेंट को हाई डोजेज ऑफ केमिकल्स दी जाती है कीमोथेरेपी, और उन दवाइयों के 2-3 नाम है, बेजा लगाना कि कहीं ऐसा नाम तुमने सुना है क्या? विनब्लास्टीन, विनक्रिस्टीन, टैक्सोल। एक ही सुना होगा इनमें, तीनों तो नहीं सुने होंगे। विनब्लास्टीन सुना है। बायोमोलिक्यूल्स में, बायोमोलिक्यूल्स में सेकेंडरी मेटाबोलाइट की एक टेबल है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट की एक टेबल है पेज नंबर 145 पे। अगर 11th की एनसीईआरटी पुराने वाली तो उसमें टेबल है 9.4, उसमें दे रखा आपको क्या, यही सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट की टेबल है, 145 पे मिलेगी मेरे हिसाब से। उसमें एक एग्जांपल है ड्रग्स वाले कॉलम में, विनब्लास्टिन और एक कुरकुमिन दे रखा होगा। तो जो विनब्लास्टिन है ना, वो कैंसर के इलाज में काम आने वाली दवाई है, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट का पैरा वेरी इंपॉर्टेंट है वो टेबल, उसमें से क्वेश्चन बनते हैं। तो विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन, और एक मैंने लिखा है दवाई का नाम टैक्सोल। ये जो दवाइयां होती है ना बच्चों, अब सोचो ये दवाइयां बॉडी में क्या करती होगी। ये कैंसर के लिए स्पेसिफिक है। कैंसर में क्या होता है? सेल डिवीजन अनकंट्रोल, ये डिवीजन को कम कर देती है। बस कैंसर का इलाज वही है ना, सेल डिवीजन को क्या करना। तो ये दवाइयां सेल डिवीजन को इनहिबिट करती है, रोकती है। कैसे रोकती है वो एक बात सुनियो, ये क्या करती है, स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन को ब्लॉक कर देती है। स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन को ब्लॉक कर देती है। ये क्या हुआ सर? हाँ, सेल साइकिल पढ़ी है, सेल डिवीजन। जब डिवाइड होता है तो वो सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल से कुछ स्पिंडल फाइबर धागे बनते हैं। वो फाइबर क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से चिपकते हैं,
चिपक करके उनको अलग करते हैं। तो जब स्पिंडल फाइबर ही नहीं बना तो सेल डिवाइड नहीं हुई। कैंसर में यही तो हो रहा है, सेल डिवीजन अनकंट्रोल हो रहा है, तो ये दवाइयां सेल डिवीजन को रोक देगी। कैसे? स्पिंडल फाइबर के बनने को रोक देती है। विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन और एक मैंने नाम लिखा टैक्सोल, ये सारी दवाइयां प्लांट का प्रोडक्ट है, प्लांट से मिलती है। बट एनसीईआरटी ने 2 इसके साइड इफेक्ट भी लिखे हैं। इन दवाइयों के यूज से ब्लड का लॉस, बोले तो एनीमिया हो सकता है। और आपने देखा सुना होगा कैंसर के पेशेंट टकले हो जाते हैं, जिसको कैंसर होता है वो टकला, उसके बाल उड़ जाते हैं, हेयर लॉस। हालांकि कीमो के बाद में वो वापस से आ जाते हैं, बट उस पर्टिकुलर टाइम तक उनके बाल उड़ जाते हैं। तो लिखा है एनसीईआरटी ने कि साइड इफेक्ट है इन दवाइयों के, ये रहे हेयर लॉस भी हो सकता है और एनीमिया। एनीमिया बोले खून की कमी। तो पहला तरीका सर्जरी, दूसरा तरीका रेडियोथेरेपी, उसमें रेडिएशन यूज करोगे। कीमोथेरेपी में आप केमिकल्स यूज करोगे, दवाइयां यूज करोगे। चौथा तरीका दिया है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनो का मतलब जो रिलेटेड है किससे? इम्यून सिस्टम से। अब सोचना बच्चों कि जो बॉडी में ट्यूमर हुआ, ट्यूमर के अगेंस्ट आपका इम्यून सिस्टम काम करेगा क्या? ट्यूमर सेल के अगेंस्ट आपका इम्यून सिस्टम कुछ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ट्यूमर सेल बाहर से थोड़ी आई है, वो तो हमारे खुद की सेल है। खुद की सेल के अगेंस्ट इम्यून सिस्टम एक्टिव नहीं होता, तो ट्यूमर सेल को कुछ नहीं कहेगा। अब हम क्या करेंगे? बाहर से कुछ ऐसे केमिकल लेके जाएंगे जो इम्यून सिस्टम को समझाएंगे कि रे बावड़ा, और ट्यूमर आपने लिए सही कोनी, और ट्यूमर के अगेंस्ट क्या हो? एक्टिव हो, एक्शन ले। क्योंकि नॉर्मली वो ट्यूमर को कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि वो खुद की सेल है। तो कुछ ऐसे केमिकल्स यूज किए जिनका नाम है बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर। बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर, जिन्होंने हमारे इम्यून सिस्टम के रेस्पॉन्स को क्या कर दिया? मॉडिफाई। अब वही इम्यून सिस्टम ट्यूमर सेल के अगेंस्ट क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा, जो नॉर्मली नहीं होता। और उसका एग्जाम्पल है अल्फा इंटरफेरॉन। डार्क भी किया हुआ है, इंपॉर्टेंट भी है। कैंसर के इलाज में अल्फा इंटरफेरॉन का क्या रोल है? ये एक बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर है, जो इम्यून सिस्टम के रेस्पॉन्स को क्या कर देगा? मॉडिफाइड। अब इम्यून सिस्टम ट्यूमर सेल के अगेंस्ट क्या हो जाएगा? एक्टिव, जो कि नॉर्मली नहीं होता, क्योंकि ट्यूमर सेल खुद की सेल है। तो ये लिखा है इसने कि मोस्ट कैंसर को ट्रीट करते हो आप कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, रेडियो, कीमोथेरेपी, तीनों को मिलाकर के भी यूज करते हैं। ट्यूमर सेल्स हैव बीन शो टू अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम। तो ट्यूमर सेल्स अवॉइड करती है, इम्यून सिस्टम उसको अवॉइड करेगा क्योंकि खुद की सेल है। Therefore, the patient are given substance called biological response modifiers such as alpha interferon, which activate their immune system and help destroying the tumor, ताकि वो ट्यूमर को क्या कर दे? डिस्ट्रॉय कर दे। ठीक है, ये 2-3 दवाइयों के नाम साइड में लिख लेना। ये तुम्हारा कैंसर, एक बड़ी डिजीज जिसमें ओंकोलॉजी, कार्सिनोजन, कैंसर कोजिंग एजेंट, बायोप्सी, ये मेथड के नाम आ जाते हैं। बायोप्सी, रेडियोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई, और ट्रीटमेंट में सर्जरी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और कीमोथेरेपी। कीमो में आप केमिकल यूज करोगे, इम्यूनो रिलेटेड टू इम्यून सिस्टम, जो नॉर्मली कैंसर सेल को डिटेक्ट नहीं करेगा, जो नॉर्मली कैंसर सेल को डिटेक्ट नहीं करेगा। इसके बाद एक आता है बच्चों ड्रग एल्कोहल एब्यूज। इसमें स्टार्टिंग वाले कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये जो आगे के 2 पेज है ना, यही पीछे तो ज्ञान भरा है, उसमें कुछ लाइन ही है जो तुम्हें अंडरलाइन कराऊंगा, और बाकी पढ़ना ही नहीं है उसको, बोर्ड के हिसाब से, वो नीट के हिसाब से नहीं है। बस ये शुरुआत वाले क्वेश्चन है, इनको पहले मैं थोड़ा सा समझा दूं। ये कुछ बातें यहां लिखी है इन्होंने। ड्रग एल्कोहल एब्यूज, पहला तो इस एब्यूज का मीनिंग ही समझो आप, वो जो समझ रहे हो वो नहीं है। एब्यूज का मतलब गाली गलौज से नहीं है भाई, यहां एब्यूज का मतलब गलत इस्तेमाल, मिस यूज है। एब्यूज का मतलब होता है मिस यूज करना। एब्यूज का मतलब होता है नॉन मेडिकल यूज करना। एब्यूज का मतलब होता है फॉर हैविंग प्लेजर। फॉल्स प्लेजर का मतलब यहां यूफोरिया। यूफोरिया बोले तो फॉल्स फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, फॉल्स फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, झूठी खुशी, फॉल्स फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। मतलब एब्यूज का मतलब है मिसयूज, किसी चीज का मिसयूज करना।
नॉन मेडिकल यूज, नॉन मेडिकल का मतलब ऐसे समझो, डॉक्टर ने किसी को नींद नहीं आ रही तो डॉक्टर साहब के पास गया, डॉक्टर ने नींद की गोलियां दी। डॉक्टर ने बोला भाई 2 दिन ले ले, इस टाइम ले ले। अब 2-3 दिन ली, उसको तो मजा आना लगा कि गोली ली, सो गया, टेंशन फ्री हो गए। धीरे धीरे वो बिना जरूरत के भी गोलियां लेना चालू कर देगा, और आफ्टर सम टाइम शरीर को बिना गोलियों के नींद आएगी नहीं। तो उस गोली लेने की उसको क्या लग गई? लत, एडिक्शन, हैबिचुअल। वो लत लगना ही ड्रग का क्या है? एब्यूज है। जब जरूरत नहीं थी फिर भी यूज हो रहा है, नॉन मेडिकल यूज हो रहा है। नशे के लिए देखते नहीं, कुछ कफ सिरप होते हैं ना, कोरेक्स वगैरह, खांसी की दवा पूरी ठोक लेते हैं, पूरी बोतल ही पी जाते हैं नशे के लिए। कुछ वायोडेक्स बाम मूव होते हैं, वो ब्रेड में टोस्ट की जगह लगा के खाते हैं, जेम की जगह, सब नशे के लिए। डिफरेंट टाइप ऑफ नशा सब होते हैं, अपने इंडिया में भी खूब है। मतलब ये सारे नॉन मेडिकल यूज है, मिस यूज है, और केवल प्लेजर के लिए, झूठी खुशी। नशा आ जाए, जब तक बॉडी पे नशा रहेगा तब तक फॉल्स फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, जब होश आएगा तो सारी चीजें गायब। उन एब्यूज की अपन बात करेंगे, कौन कौन से ड्रग है जिनके मिस यूज किए जाते हैं। तो कुछ कैटेगरी बताता हूं बच्चों में आपको, सब लिखा है साइड में, तुम सुनना बस। ड्रग की कैटेगरी है स्टिमुलेंट, एक आती है सेडेटिव, एक आती है ओपियोइड्स, नारकोटिक ओपियोइड्स। पहले इन 3 की बातें कर रहा हूं। मैं उन ड्रग्स की बात कर रहा हूं जिसका नॉर्मली मिसयूज किया जाता है, अब्यूज किया जाता है। पहला कैटेगरी लिखा मैंने स्टिमुलेंट, ध्यान से सुनना। स्टिमुलेंट का मतलब जो सीएनएस को क्या कर दे? स्टिमुलेट कर दे, ब्रेन को अलर्ट कर दे, एक्टिवेट कर दे। सीएनएस और ब्रेन को अलर्ट कर दे और क्या कर दे? एक्टिवेट कर दे। अलर्ट और एक्टिवेट, सीएनएस को अलर्ट और एक्टिवेट कर दे। एनर्जी लेवल को, जब सीएनएस एक्टिव होगा तो एनर्जी लेवल बॉडी में बढ़ेगा। सीधी भाषा में कहूं तो नींद लाएगी कि भगाएगी? भगाएगी। पढ़ रहे हो, झपकियां आ रही है, चाय पी ली, कॉफी पी ली। मैं नॉर्मल होमोसेपियंस की बात कर रहा हूं, आपकी नहीं कर रहा। आपको तो चाय पीने के तुरंत बाद सो जाओ, तुम तो ऐसे हो, नींद तुम्हें कहीं भी आ सकती है, जनरेटर चल रहा है पुराने वाला, वहां तुम सो जाओ, तुम्हारा वो नहीं है। एक नॉर्मल होमोसेपियंस की बात कर रहा हूं मैं। ये ऐसी दवाइयां हैं जो सीएनएस को क्या करती है? एक्टिव, और नींद एनर्जी लेवल को बढ़ाती है, मतलब नींद को भगाती है। इनमें कौन कौन से केमिकल आए? चाय कॉफी का नाम लिया तो चाय कॉफी में आता है बेटा जी कौन? कैफीन, नींद भगाने वाला। टोबैको में कौन आता है? निकोटीन। तंबाकू, निकोटियाना टोबेकम, निकोटीन। स्मोकिंग, कोई सिगरेट बीड़ी पिएगा नींद भगाने के लिए, निकोटीन। एक नाम एंजाइटी में आता है कोकेन, प्लांटा एरिथ्रोजाइलम कोका। ये कोकेन लेने से भी नींद भागती है। और एक एंजाइटी में नाम दे रखा है एम्फिट। ये सब एंजाइटी के नाम है। एंजाइटी में इधर उधर पटक रखा है, मैं इनको एक कैटेगराइज में करके तुम्हें बता रहा हूं। एम्फीटेमिन्स, एम्फीटेमिन्स को बोला जाता है एंटी स्लीपिंग पिल्स, नींद भगाने वाली गोली। मतलब ये बेटा जी वो केमिकल्स है जो सीएनएस को क्या करेंगे? अलर्ट करेंगे, एनर्जी लेवल को बढ़ाएंगे, तभी तो स्टिमुलेंट है। चाय कॉफी वाला कैफीन, टोबैको वाला निकोटीन, एक कोकेन, और एक मैंने लिखा एम्फीटेमिन्स। एम्फीटेमिन्स कैसी गोली है? तुम्हें जरूरत है? हाँ। सेडेटिव की बात करता हूं, बिल्कुल उल्टा, जो सीएनएस की एक्टिविटी को इनिबिट करता है, सीएनएस को कूल, रिलैक्स, काम डाउन, ये करता है। इसका रोल आता है जब हम ज्यादा सोचने लग जाएं, किसी भी चीज की अपने को टेंशन होने लग जाए, ब्रेन ज्यादा ही एक्टिव हो गया, एग्जाम से ठीक पहले, आरटीएस एनएफटी से पहले की जो रात होती है, हाँ, जो टेंशन तुम लेते होगे, और यार अब कैसे होगा, पूरे 7 दिन तो पड़े नहीं, अब सडन अपन कैसे करेंगे। हमें तो वो टेंशन भी नहीं होती है ना, हम तो उस टेंशन में भी आराम से सोते हैं। नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूं। तो जब ब्रेन जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो गया, अलर्ट हो गया, डिप्रेशन में आ गया, क्या होगा, कैसे होगा, सर फटा जा रहा है, उस समय ये गोलियां हैं जो सीएनएस को क्या करेगी?
रिलैक्स करेगी, कूल काम डाउन करेगी। इन गोलियों में दो एग्जाम्पल एनसीईआरटी देती है, नाम लिखा रहा हूं, बारबिट्यूरेट्स, बेंजोडाइजेपीन्स, सब लिखे हैं एनसीईआरटी ने। ये गोली लेने से, जैसे बारबिट्यूरेट है बेटा जी, इसको बोलते ही नींद की गोलियां हैं, स्लीपिंग पिल्स। भगवान का शुक्र है ये गोलियां लेने की हमें आवश्यकता नहीं है। हाँ, इन गोलियों के बिना ही हम निद्रा में ही रहते हैं एनी टाइम। बारबिट्यूरेट्स होगी स्लीपिंग पिल्स, नींद की गोलियां, जब नींद ना आए, जिस बंदे में इंसोम्निया हो, एनसीईआरटी लिखती है इंसोम्निया, इंसोम्निया का मतलब नींद ना आना, तब ये गोली ली जाती है। या डिप्रेशंस में कोई आ रहा है तो ये गोलियां दी जाती है ताकि दिमाग उसका क्या रहे, शांत रहे, रिलैक्स रहे। अब ध्यान दियो, एनसीईआरटी ने सीधे एक साथ ही नाम लिख दी, एम्फेटामिन्स, बारबिट्यूरेट, बेंजोडाइजेपिन, एक ही कैटेगरी दे दी। बाई चांस तुम्हें पूछ ले कौन नींद भगाने वाली गोली है, तो नींद भगाने के लिए बारबिट्यूरेट तो नहीं दे सकते ना, एम्फेटामिन्स। किसी को नींद नहीं आ रही है और तुम लोगों ने ये दे दी, जा एम्फेटामिन्स ले जा, ऐस कर, बेचारा मरेगा जग जग के। तो उसे क्या चाहिए, बारबिट्यूरेट्स। अलग अलग कैटेगरी की गोलियां होती है। तीसरा, अब इंपॉर्टेंट आता है नारकोटिक ओपियोइड्स। ओपियोइड बेटा जी, और नारकोटिक का मतलब होता है पेन रिलीवर। ऐसी गोलियां जो अपने को किससे बचाएगी, पेन से, दर्द कम करती है, दर्द कम करने वाली। अंशु की वासु। पेन रिलीवर, जो दर्द से राहत, दर्द से राहत देने वाली गोलियां हैं बच्चों। दर्द में जी रहा है कोई, गोलियां दी जाती है। अब देखो इन गोलियों में, ये ऑब्टेन फ्रॉम, इन गोलियों का सोर्स क्या है बताओ। ओपियोइड्स का सोर्स कौन सा प्लांट था, वो पेपेवर, सोमनीफेरम, अरे अफीम, कौन सा प्लांट बोलते हैं उसको, पोपी प्लांट, पेपेवर सोमनीफेरम। अब अफीम जो है, अफीम का अनराइप फ्रूट, कच्चा फल, डोडा, डोडा बोलिया करा ना आप, देख रहे अफीम का डोडा। कपास नरमो देख रहे हो ना, कपास का डोडा हुआ, वैसे अफीम के डोडे होते हैं, एनसीईआरटी में चित्र भी दिया है। उस कच्चे फल से अनराइप फ्रूट में कट लगा देते हैं। कट लगा देते होंगे तो एक सफेद भूरा सा फ्लूइड आता है जिसको बोलते हैं लेटेक्स। इस लेटेक्स से इसका प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं सारे। नारकोटिक ओपियोइड्स, पेन रिलीवर, ओपियोइड्स है ऐसी ड्रग जो जिनका सोर्स है पेपेवर सोमनीफेरम प्लांट है, उसे पोपी प्लांट बोला। उसका कच्चा फल, अनराइप फ्रूट, उसमें क्या लगा दिया, कट। कट लगाया तो वो सफेद सफेद भूरा भूरा फ्लूइड बाहर आता है जिसको लेटेक्स कहते हैं। अरे आंकड़ो देख रहे हो, आंकड़ो, आंकड़ो तोड़ा तो दूध निकले ना सफेद सफेद, वो लेटेक्स। बचपन में बोलते थे वो दूध आंखों में लग जाए तो अंधा हो जाए, आंकड़ा, प्रोसोपिस सिनेरिया होता है क्या, प्रोसोपिस तो वो होता है खिजड़ी, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, आंकड़ा कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। क्या सच है? प्रैक्टिकली देखो ऐसे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कभी आया नहीं ऐसा केस। अब इसके जो प्रोडक्ट है बेटा जी, अलग अलग प्रोडक्ट आते हैं। अफीम के कुछ प्रोडक्ट एनसीईआरटी लिखती है, एक तो लिखती है मॉर्फिन, ओपियम, एक लिखा है कोडीन, एक हेरोइन, हेरोइन को बोला गया स्मेक। हाँ, मैं हूं, क्यों? ये माया, मोर्फिन आया, कोडेन आया, हेरोइन आया।
अब सुनो, मोर्फिन के लिए एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? ये पेन किलर है, सेडेटिव है, और उन पेशेंट को दी जाती है जिनकी क्या हुई हो? सर्जरी। अरे सर्जरी के बाद भयंकर पेन होता ना, उन पेन को कम करने के लिए पेशेंट को क्या दी जाती है? मॉर्फिन। पेन किलर का काम कर लिया, पोटेंट पेन किलर। कोडीन जो होती है, कोडेन लिखा है मैंने, कंफ्यूज मत होना, वहां कोकेन लिखा है, वो कोकेन है, ये कोडेन है। कोडेन होती है कफ सिरप, जो खांसी की दवाइयां होती है उसमें ये मिलती है, कोडीन। अभी जो तुम बायोमोलिक्यूल में वो टेबल देख रहे हैं ना, सेकेंडरी मेटाबोलाइट, उसमें एक कॉलम है एल्केलॉइड का, उसमें दो नाम है, मॉर्फिन और कोडीन। ये दोनों अफीम के प्रोडक्ट है, कोडीन है, नॉट कोकेन। कोकेन अलग है, वो कोडीन है, खांसी की दवाइयों में मिलती है। हेरोइन या स्मेक, इसकी तारीफ करी है एनसीईआरटी ने। वैसे हेरोइन और स्मेक अलग होता है, कंपोजिशन अलग है, पैसे भी अलग है। हेरोइन बहुत महंगी है, स्मेक तो गरीबों के लिए होती है। हेरोइन वैसे हेरोइन है, ये करोड़ों रुपए की किलो आती है ये हेरोइन। स्मेक अलग है, बट एनसीईआरटी ने दोनों को सेम लिखा, तो मैं सेम ही बता रहा हूं तुम्हें। होता क्या है, इनको कैसे बनाते हैं? ये जो मोर्फिन होता है ना बच्चों, मोर्फिन, इसका एसिटाइलेशन, क्वेश्चन भी बना हुआ है, मोर्फिन का एसिटाइलेशन करने के बाद क्या बनती है? हेरोइन। तो हेरोइन का नाम है डाई एसिटाइल मोर्फिन। हेरोइन को बोला डाई एसिटाइल मोर्फिन, जो सफेद रंग का है, बीटर होता है, क्रिस्टेलाइन है, अडरलेस है, कोई गंध नहीं आती, सफेद पाउडर है। इस पाउडर को सूंघ कर, पुरानी फिल्मों में गुंडे होते थे ना, पाउडर डाल के 500 का नोट डाल के सूंघते थे ना वो पैसे वालों के नशे, या इस हेरोइन को घोल के डायरेक्ट क्या लगाया जाता है? इंजेक्शन, इंट्रावीनस। यही इंट्रावीनस इंजेक्शन लेने से एचआईवी होने के चांस भी बढ़ जाते हैं, वही है। और इसका जो असर है हेरोइन का, ये बेटा जी डिप्रेसेंट होती है। डिप्रेसेंट का मतलब बॉडी फंक्शंस को क्या करती है? स्लो डाउन। ये एक्टिव नहीं करती, सीएनएस को रिलैक्स कर देगी, स्लो डाउन कर देगी, टेंशन को दूर कर देगी। और एनसीईआरटी लिखती है ओपियोइड के रिसेप्टर कहां है? तो जब जो इन ओपियोइड्स ड्रग को लेता है, वो जाके जीआईटी या सीएनएस में इनके रिसेप्टर होते हैं, मतलब या तो ब्रेन में जाके जुड़ती है या तो जीआईटी। जीआईटी बोले तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो इन तीन कैटेगरी को देखना। स्टिमुलेंट तो वो है जो सीएनएस को क्या कर दे? अलर्ट। सेडेटिव जो एक्टिविटी को कम। तो ओपियोइड्स भी सेडेटिव है, जिसमें हेरोइन है, कोडेन है, मोर्फिन है और ओपीएम है। हेरोइन के बारे में एनसीईआरटी 4-5 लाइन लिख देती है, तो मैं एनसीईआरटी से तुम्हें रीडिंग लगवा दूं। ये सारा ज्ञान यहां है स्टार्टिंग में ही। ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज, ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज, ये वाला। तो पहला पैराग्राफ कहता है ये जो जिन ड्रग्स का एब्यूज किया जाता है ना बच्चों, ये प्लांट के प्रोडक्ट है। द ड्रग विच आर कॉमनली एब्यूज आर ओपियोइड, ये हमने पढ़ ली। एक आएगा कैनाबिनोइड्स, एक आएगा कोका एल्केलॉइड, दो बचे में। ओपियोइड्स हमने डिस्कस कर लिया है। मेजोरिटी ऑफ दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट। अफीम कौन से प्लांट का प्रोडक्ट है? पेपेवर सोमनीफेरम। कैनाबिनोइड्स कौन से प्लांट का प्रोडक्ट है? कैनाबिस सटाइवा। कोका एल्केलॉइड्स किसका प्रोडक्ट है? एरिथ्रोजाइलम कोका। ये सारे प्लांट के प्रोडक्ट होते हैं। कुछ फंगस से भी आते हैं, और उस फंगस का नाम लिख सकते हो, जब एनसीईआरटी ने लिखी दिया पंजाई। एक है अर्गट फंगस, चलो ये नहीं, ये तो सुना होगा, क्लेवीसेप्स। क्लेवीसेप्स, हाँ वही, वो अर्गट फंगस है, क्लेवीसेप्स। इससे एक प्रोडक्ट आता है एलएसडी, इसका एब्यूज होता है, ये ड्रग की तरह काम आता है। एलएसडी फुल फॉर्म एक ही बार बोलूंगा, लाइसर्जिक एसिड डाई एथिलेमाइड। एक बार और बोलूंगा, लाइसर्जिक एसिड डाई एथिलेमाइड। बस, इसका भी मिस यूज होता है। जो बड़े पैसे वाले लोगों की पार्टियां होती है, उन पार्टियों में ये ड्रग्स का मिसयूज किया जाता है नशे के लिए। तो वैसे तो ये ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट्स, बट कुछ ऐसी भी ड्रग है जो कहां से बनती है? फंगस से। फंगस का नाम है अर्गट फंगस क्लेवीसेप्स, उसका प्रोडक्ट है एक एलएसडी। फिर से लास्ट बार, लाइसर्जिक एसिड डाई एथिलेमाइड। नहीं याद रहो तो भी चलेगा, एलएसडी याद रख लो।
अब पहली कैटेगरी जो हमने पढ़ ली बच्चों, ओपियोइड्स आर द ड्रग विच बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट इन आवर सीएनएस एंड जीआईटी, ब्रेन और जीआईटी में इसके रिसेप्टर होते हैं। हेरोइन कॉमनली कॉल्ड स्मेक इज केमिकली डाइएसिटाइल मॉर्फिन विच इज वाइट अडरलेस, अडरलेस समझते हो क्या, गंधहीन, कोई स्मेल नहीं होती। बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड, दिस इज ऑब्टेन बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन which is extracted from the latex of poppy plant, poppy plant, Papaver somniferum, generally taken by snorting, snorting का मतलब सूंघ कर, पाउडर को सूंघ कर लिया जाता है, या इंजेक्शन, और वो इंजेक्शन कैसे लगते हैं, इंट्रावेनस, वेन में लगते हैं बच्चों, इंजेक्ट की जाती है। हेरोइन इज ए डिप्रेसेंट अंडरलाइन और स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन, ये बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन कर देती है, धीमा कर देती है। तो एक स्टेटमेंट था एक बार कि हेरोइन ब्रीदिंग को फास्ट करती है, इज इट ट्रू और फॉल्स? हेरोइन ब्रीदिंग को फास्ट करती है, फॉल्स। डिप्रेसेंट है, बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन, बढ़ाएगी नहीं, कम करेगी। अब दूसरी कैटेगरी आती है बच्चों कैनाबिनोइड्स। कैनाबिनोइड्स कौन से प्लांट का प्रोडक्ट है? कैनाबिस सटाइवा, अरे भांग, कैनाबिस सटाइवा। इस प्लांट के अलग अलग पार्ट होते हैं, इसका इनफ्लोरिसेंस होता है, इनफ्लोरिसेंस समझोगे थे, इनफ्लोरिसेंस, इस प्लांट की लीफ, इसका रेजिन, फ्लावर टॉप्स, ये प्लांट के जो अलग अलग पार्ट है इनसे अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। क्या बनते हैं? गांजा, चरस, हसी, मैरिजुआना, भांग। प्रोडक्ट का नाम है गांजा, चरस, हसीस, मैरिजुआना, भांग, ये सारे प्रोडक्ट इसके बनते हैं, अलग अलग से आते हैं। पढ़ लो, और कुछ है नहीं इनमें, नाम आते हैं सीधे। ओपियोइड के रिसेप्टर तो बच्चों जीआईटी और दोनों में थे, कैनाबिनोइड के रिसेप्टर केवल ब्रेन में होते हैं, ये ब्रेन से जाके अटैच्ड होते हैं। कोई कैनाबिनोइड ड्रग को अगर यूज करता है तो रिसेप्टर मतलब उसके जुड़ने के लिए सेंसर कहां होते हैं? ब्रेन में। नेचुरल कैनाबिनोइड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द इन्फ्लोरिसेंस ऑफ द प्लांट कैनाबिस सटाइवा। फ्लावर टॉप लीव्स और रेजिन, रेजिन मतलब सेप, चूरा जो होता है फ्लावर का, रेजिन बोलते हैं। आर यूज्ड इन वेरियस कॉम्बिनेशन टू प्रोड्यूस मैरिजुआना, हसीस, चरस, गांजा, जनरली टेकन बाय इनहेलेशन एंड ओरल इंजेक्शन। खाया जाता है भांग, महादेव का प्रसाद दूध में मिला के, पेड़ों में मिला के भगवान के चढ़ाई भी जाती है, पत्तियां भांग की वो यूज करते हैं, वो यही है सब हैं? क्या कह रही है? ड्रग्स कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो सी माने कैनाबिनोइड्स का इफेक्ट किस पर है? कार्डियोवैस्कुलर, बोले तो हार्ट, कार्डियोवैस्कुलर हार्ट वाले सिस्टम पर असर डालता है। तीसरा आता है बच्चों कोका एल्केलॉइड, और उससे पहले थोड़ा सा एक डायग्राम भी देखो, डायग्राम से भी क्वेश्चन आ जाता है। ये है पोपी प्लांट, ऐसा कोई डायग्राम तुम्हारे सामने आ जाए तो पहचान जाना है किसका प्लांट है? पोपी। क्या पहचानोगा? एक डोडा लाग रहा, देखो अफीम के डोडे हैं। इन्हीं अनराइप फ्रूट को, ये जब कच्चा फल होता है इसी में क्या लगता है? कट, और कट लगने से एक फ्लूइड आता है जिसको क्या बोलेंगे? लैटेक्स, वहीं से प्राप्त होते हैं। इधर वाला डायग्राम तुम्हें याद नहीं करना, इस डायग्राम में आपको इतना ध्यान रखना, देखो एक CH3 लिखा हुआ है ना, ऐसा सा एक और आगे डायग्राम, तुम डिफरेंशिएट कैसे करोगे? CH3 कौन सा ग्रुप है बच्चों? अरे बोलो, CH3 क्या है? मिथाइल। तो M से मिथाइल, और ये M से कौन सी स्ट्रक्चर है? मॉर्फिन। यूं ही पहचान सको तुम, इसलिए मैं बता रहा हूं, बाकी इस डायग्राम को तुम्हें याद नहीं रखना, ये तो देगा अगला बना के, आपसे पूछेगा कि ये स्ट्रक्चर किसकी है, तो मिथाइल से तुम याद रख लेना वो किसकी स्ट्रक्चर है? मॉर्फिन की। अगला जो डायग्राम है उसमें, वैसे तो तुम अगर ऑर्गेनिक के हिसाब से सोचो तो इसमें भी CH3 है, दिख नहीं रहा हमें बहुत, लेकिन दिख नहीं रहे, विजिबल नहीं है, मैं बायोलॉजी के हिसाब से बात कर रहा हूं। बायोलॉजी में दिखता है वो दिखता, दिख ही नहीं रहा मुझे, तो नहीं है चीज, बाकी है ऑर्गेनिक के हिसाब से है, लेकिन वैसे नहीं है। नहीं है, ये कैनाबिनोइड्स है। और जिसमें CH3 दिख रहा हो वो मॉर्फिन है, मिथाइल दिख रहा हो वो मॉर्फिन है। डायग्राम देख के तुमसे पूछ लेगा, ये स्ट्रक्चर है कैनाबिनोइड्स की, वो भांग की पत्ती है, कैनाबिस की एक लीफ दे रखी है। पूछा हुआ है AIPMT में क्वेश्चन, वो धतूरे की फ्लोवरिंग ब्रांच बनाई हुई है नीचे, उसका क्वेश्चन आया हुआ है। आपको ये एक डायग्राम दे सकता है ऐसा, और आपसे पूछ लेगा आइडेंटिफाई करो
या आइडेंटिफाई करो कि इस डायग्राम से रिलेटेड प्लांट का कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं है। नीचे लिख देगा अफीम, अफीम इस प्लांट से थोड़ी आता है, वो तो पेपेवर्स से आता है, ये तो भांग है, कैनाबिस सटाइवा। अगला तीसरी कैटेगरी है कोका एल्केलॉइड। कोका एल्केलॉइड, पहला ओपियोइड आ गया पेपेवर सोमनीफेरम, दूसरा आ गया कैनाबिस सटाइवा के कैनाबिनोइड्स, तीसरा कोका एल्केलॉइड। प्लांट का नाम है एरिथ्रोजाइलम कोका। एनसीईआरटी कहती है नेटिव टू साउथ अमेरिका, तुम पढ़ते रहो, साउथ अमेरिका का प्लांट है वो, नेटिव टू साउथ अमेरिका। इस प्लांट का एक प्रोडक्ट है कोकेन, जिसको कोक या क्रैक कहते हैं, और वो हमने कौन सी कैटेगरी में लिखा था, स्टिमुलेंट में लिखा था। मतलब सीएनएस को क्या करेगा, एक्टिवेट या अलर्ट करेगा, स्टिमुलेट करेगा। और इंपॉर्टेंट लाइन है इंटरफेयर, वो जो लिख रखी है उसको अंडरलाइन कर लो, इंटरफेयर इन ट्रांसमिशन ऑफ डोपामीन। डोपामीन क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर, याद करो बच्चों, नर्वस सिस्टम। वहां मैंने बताया था जब एक न्यूरॉन से सिग्नल अगले न्यूरॉन के पास जाते हैं तो दो टाइप के केमिकल आए थे, एक्साइटेटरी, इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी एक्टिविटी को बढ़ा रहा है, इनहिबिटरी रोक रहा है। तो डोपामीन कौन सा था, इनहिबिटरी। जबकि एक्साइटेटरी में कौन आया था, एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन, एसिटाइल कोलिन। जबकि डोपामीन, गाबा, ये इनहिबिटरी थे। लास्ट क्लास श्वेता मैम की रहेगी। थैंक यू। अच्छा लास्ट क्लास है आज इनकी, थर्सडे को ना, हाँ ठीक है। वैसे किसकी थी, अच्छा मेरी थी क्या, तो बाद में था ना सारे सारे बच्चे। कोई नहीं, बात क्लास देते हैं, प्यारे बच्चे हैं तो क्लास मिस भ्रम है मेरा। मेरे सामने क्या सीधे हो हैं, नहीं हाँ मतलब, तो मैं तो यही कर रहा हूं, तो फिर मेरा भ्रम कैसे हुआ। यहाँ पे भ्रम थोड़ी लिखा हुआ है। अच्छा, तो उस भ्रम की बात करी थी क्या, मुझे तो नहीं हो रहा ना ऐसा कोई इल्यूजन है। चलो, तो ये डोपामिन के ट्रांसमिशन में इंटरफेयर करता बच्चों। डोपामिन कैसा है, इनहिबिटरी, रोकने वाला, ये उसको ही रोक देगा, तो स्टिमुलेंट का काम करता है। तो देखियो कोका एल्केलॉइड, प्लांट का नाम अंडरलाइन कर लियो, एरिथ्रोजाइलम कोका है, साउथ अमेरिका का प्लांट है, और वो न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन अंडरलाइन के ट्रांसमिशन को ब्लॉक करता, रोकता है। कोकेन, जिसको आप क्रेक या कोक कहते हो, स्नोटेड मतलब सूंघ कर ली जाती है, पाउडर सूंघ के लिए जाएगा। इट इज ए पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन सीएनएस, स्टिमुलेंट कैटेगरी का है। प्रोड्यूसिंग ए सेंस ऑफ यूफोरिया, यूफोरिया का मतलब फॉल्स फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, लेने के बाद थोड़ी टाइम के लिए खुशी महसूस होती है, इल्यूजन आ जाता है। जैसे हेलुसिनोजेनिक की बात कर रहे थे ना, हेलुसिनोजेनिक का एक्चुअल मतलब ये होता है जैसा आप सोचते हो, जो थॉट्स माइंड में चल रहे हैं, आपको दिमाग वही दिखाता है। ये लेने के बाद में ऐसा फील आएगा कि मैं तो एम्स मेडिकल कॉलेज दिल्ली में बैठा हूँ, फील आएगा तुम्हें लेने के बाद, दिल्ली मेडिकल कॉलेज की क्लास में बैठा हूँ, सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन जब 2-3 घंटे बाद नशा उतरेगा तो किसी कोने में नाली में पड़े हुए खुद को पाओगे। मतलब जब तक नशा है तुम्हें क्या फील होगा, हैप्पीनेस, फॉल्स फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तो इंक्रीज एनर्जी लेवल को बढ़ाते हैं, स्टिमुलेंट है। एक्सेसिव डोज ऑफ कोकेन बेटा जी कोजेज क्या करेगी, हेलुसिनेशन। अब देखना दो और प्लांट के नाम आ रहे हैं, अदर वेल नोन प्लांट जो हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी रखते हैं, भ्रम उत्पन्न करते हैं, झूठी परसेप्शन दिमाग में लाते हैं, एट्रोपा बेलाडोना एंड धतूरा। तो 3 एग्जाम्पल आ गए। ये देखो, ये डायग्राम देके पूछा था एआईपीएमटी में, पूछा था इस रिलेटेड आइडेंटिफाई करो और पता लगाओ इसकी प्रॉपर्टी। तो ये कौन है, और धतूरा किससे रिलेटेड है, हेलुसिनोजन। तो धतूरा, एट्रोपा बेलाडोना और हाई डोज ऑफ कोकेन, ये तीनों याद रख लो, हाई डोज ऑफ कोकेन, इन तीनों का प्रॉपर्टी है किससे रिलेटेड, हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी, हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी, तीनों हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी, एट्रोपा, धतूरा और हाई डोज ऑफ कोकेन, नॉट कोडेन, कोकेन की बात कर रहा हूं मैं, ये कोकेन है यहां। These days cannabinoids are also being abused by some sports person, अगली लाइन एनसीईआरटी ये कहती है
कैनाबिनोइड्स आर अब्यूज्ड बाय सम स्पोर्ट्स पर्सन। ये जो खिलाड़ी नहीं होते क्या बच्चों, ये अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए भी किन का मिस यूज करते हैं? कैनाबिनोइड्स का। अगली लाइन में वो तीनों चारों ड्रग आ गई एक साथ, देखो ड्रग्स लाइक बारबिट्यूरेट्स, ऊपर लिख लो ये कौन सी ड्रग है? स्लीपिंग पिल्स। बारबिट्यूरेट्स के पास लिख लो बेटा जी स्लीपिंग पिल्स है। एम्फीटेमिन्स के ऊपर क्या लिख लो? एंटी स्लीपिंग है। ए माने एम्फीटेमिन्स, ए माने एंटी स्लीपिंग। बेंजोडाइजेपिन and other similar drug that are normally used as medicine to help patient cope with mental illness like depression and insomnia। जिनको नींद नहीं आती और जो डिप्रेशन के शिकार है, मेंटली वीक है, उन्हें दी जाती है। आर ऑफन एब्यूज, लेकिन इनका भी मिसयूज होता है। मॉर्फिन इज ए वेरी इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर एंड वेरी यूजफुल अंडरलाइन इन पेशेंट हु हैव अंडरगोन सर्जरी। जिन पेशेंट की सर्जरी हुई है बच्चों, उनको क्या दी जाती है रे? मॉर्फिन दी जाती है, उनको मॉर्फिन दी जाती है। सेवरल प्लांट फ्रूट एंड सीड्स हैव hallucinogenic property have been used for 100 of years। ठीक है, अगला जो पैराग्राफ है, अब थोड़ा सा तंबाकू के बारे में बात करूंगा मैं, और कुछ नहीं। नेक्स्ट पेज पर आ जाओ। टोबैको की तारीफ में कुछ शब्द लिखे हुए हैं, वो तुम पढ़ लो। टोबैको, अगला पैराग्राफ। टोबैको के लिए बोला बच्चों, टोबैको च्यूड, स्मोक्ड एंड स्नफ। गुटखा है, चबाया जाता है तो च्यूड हो गया, स्मोक बीड़ी सिगरेट, और स्नफ का मतलब टोबैको को सूंघा जाता है। सूंघा इन द सेंस, आपने तो क्या देखा, वो घरों में कई बार बूढ़े दादियां होती थी ना, वो नस्वार करती थी, डब्बी रखती थी तंबाकू की, मंजन वंजन करती थी, उससे पेन नहीं होता था, उसको सूंघ लेते थे तो अपने जैसों को नशा हो जाता था। सूंघना का भी काम, मतलब टोबैको को सूंघा जाता है, चबाया जाता है गुटखा, और पिया जाता है बीड़ी सिगरेट के तौर पे। टोबैको को हर तरह से ले सकते हैं। एनसीईआरटी लिखती है टोबैको का यूज 400 साल से होता रहा है, कहीं लिखा है 400, ऐसा देखो। फिर अब टोबैको के लिए एक प्लांट का नाम तुम साइड में लिख लो। टोबैको एक प्लांट है, निकोटियाना टोबैकम। पैराग्राफ के साइड में फंसा दोगे, निकोटियाना टोबैकम इस प्लांट का प्रोडक्ट। ये प्लांट ही गड़बड़ कर रहे हैं सारे। हाँ, तंबाकू डालते थे ना। निकोटियाना टोबैकम, चिलम, उसमें भी वो तो हाँ, हरियाणा साइड में, कई साइड में चलते हैं, यूज होता है, खूब यूज होता है। गांव में तो धड़ल्ले से होता है। निकोटियाना टोबैकम, प्लांट का नाम लिख लो, निकोटियाना टोबैकम। इसकी लीफ से टोबैको आता है। अब ऐसी साइड लिखती है टोबैको क्या करता है, तो निकोटियाना टोबैकम में एक एल्केलॉइड है निकोटीन, जो आपने स्टिमुलेंट में लिखा है। निकोटीन बॉडी में आ गया। निकोटीन क्या करता है, तुम पढ़ते रहो। निकोटीन असर डालता है तुम्हारी एड्रिनल ग्लैंड पर। कौन सी ग्लैंड पे? एड्रिनल। और एड्रिनल को स्टिमुलेट करके क्या रिलीज करवाएगा? एड्रेनलिन एंड नोर एड्रेनलिन। ये एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला से आता है कि कॉर्टेक्स से आता है? एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट थे, कॉर्टेक्स और मेडुला। मेडुला से आता है। एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन कहां से आता है? मेडुला से। और दोनों ही हार्ट बीट को बढ़ाएंगे। हार्ट बीट बढ़ेगा तो बीपी भी क्या बताया है? बढ़ जाएगा। तो टोबैको, निकोटियाना टोबैकम प्लांट का नाम है। उसकी लीफ से, जिसमें एक एल्केलॉइड होता है निकोटीन, और निकोटीन की होती है एडिक्टिव नेचर। सिगरेट, तंबाकू, गुटखा खाने की जो लत लगती है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? निकोटीन। एडिक्टिव नेचर उसी की होती है, एल्केलॉइड की। इसमें ये कौन सी ग्लैंड पर असर डालेगा? एड्रिनल। उसके मेडुला से क्या निकलेगा? एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, और उससे बीपी और हार्ट बीट क्या हो गई? बढ़ गई। अब आगे देखो, उसमें सारे कैंसर लिख दिए, जितनी डिजीज होनी थी सब लिख दी कि टोबैको पीने खाने से क्या क्या हो सकता है। ओरल कैंसर, ये तो लास्ट में लिखा मिलेगा। लंग कैंसर, थ्रोट कैंसर, यूरिनरी ब्लेडर का भी कैंसर। कहां तक पहुंचा देखो, ब्लेडर का कैंसर। एम्फाइसेमा, याद आयोगे? स्मोकिंग की वजह से एल्वियोलाई की वॉल डैमेज हो जाती है। ब्रीदिंग का वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज एम्फाइसेमा। एक लिखा है ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाई में स्वेलिंग आ गई, रेस्पिरेशन डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कार्डियक डिजीज, हार्ट से रिलेटेड। कोरोनरी आर्टरी में डिपोजिशन हो गया तो उसका डायमीटर कम हो गया, हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं होगी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। गैस्ट्रिक अल्सर भी लिखा है, अल्सर पेट के घाव, स्टमक में छाले हो गए, घाव हो गए। जितनी डिजीज पता थी सब लिख दी इन्होंने। टोबैको च्यूइंग से खूब सारे कैंसर हो सकते हैं, और जिसमें सबसे ज्यादा है ओरल कैंसर। इंडियन मेल में सबसे ज्यादा क्या होता है? ओरल कैविटी का कैंसर। तो देख लो, थ्रोट कैंसर, गले का कैंसर, लंग कैंसर हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी हार्ट की डिजीज हो सकती है, इम्फाइसेमा
ब्रीदिंग की डिजीज जिसमें वोल्व एल्वियोलाई डैमेज हो सकती है, ब्लेडर का कैंसर भी हो सकता है। ये सब लिखें बस। लास्ट में जाते जाते ये लिख दिया कि स्मोकिंग जो करता है उसके धुएं में आपको क्या मिलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। धुएं में क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और याद करो बच्चों ब्रीदिंग वाला चैप्टर, अगर हीमोग्लोबिन के सामने O2 आ जाए और कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाए तो हीमोग्लोबिन किसको पकड़ेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि इसकी एफिनिटी 200 गुना ज्यादा ऑक्सीजन से। अगर ऑक्सीजन बैठी है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को देखेगा भी नहीं, किसको पकड़ लेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। और क्या बना देगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अरे जैसे ऑक्सीजन से जुड़ के क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ के क्या बनाएगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। जिससे हिम बाउंड ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाएगी। जब कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ गई तो बॉडी में ऑक्सीजन की अमाउंट कम, और जब टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो डेथ भी हो सकती है। और वो सुना नहीं गया, बापू बेटे बंद कमरे में सो रहे थे सर्दियों में, सिगड़ी जला के, कमरा बंद था, सुबह सोते ही रहे। उसका रीजन ये तो होता है, सिगड़ी जलाने से क्या रिलीज हुई? कार्बन मोनोऑक्साइड। वो सांस के साथ बॉडी में चली गई, उसने हीमोग्लोबिन को पकड़ लिया। अब हीमोग्लोबिन O2 को ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा और सफोकेशन से डेथ है। बस तो ये पूरा पैराग्राफ है, ये पढ़ लियो भैया। लास्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड का दिया हुआ है, और कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ के वो क्या बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो टॉक्सिक होता है, डेथ भी हो जाती है। ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड है, देख लो, और कुछ इसमें है नहीं, वही है सारा। और जो एड्रिनलिन नॉर एड्रिनलिन है, ये एड्रिनल ग्लैंड के कौन से पार्ट से आ रहा है? मेडुला से। प्लांट का नाम नहीं दिया, वो मैंने लिखा दिया, निकोटियाना टोबेकम, 400 सालों से यूज कर रहे थे, लिखा हुआ। इसके लास्ट जो पैराग्राफ वो ये समझा रहा है कि ऐसा तो है नहीं कि कोई बीड़ी सिगरेट खरीदता है, उसके पैकेट पे जो लिखा हो उस पर नजर ना पड़े। सिगरेट और बीड़ी के पैकेट पे लिखा मिलेगा ना, स्टेचुअरी वार्निंग होती है, टोबैको च्यूइंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, सबको पता है। गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि ये जो डब्बे होते हैं, पैकेट होते हैं, इनके 85% पर वार्निंग लिखी हुई आनी चाहिए। ये जो देखे होंगे खन्नी के पैकेट, देखें उसमें बने होते हैं ना, वो ऐसा वो कैंसर सा दिखाते हैं, किसी पे कुछ मतलब खतरनाक से डायग्राम। लेकिन खाने पीने वाले उनको कहाँ देखते हैं, वो तो लिए फाड़ा सीधा मुंह में, उसको मतलब ही नहीं उनसे। अरे इतना ही ज्यादा नहीं करते। आ जाओ भाई, खाने पीने की चीजें आई घर से, लाडू आया लाडू ठीक है, आगे फिर क्या है, तुम पढ़ लेना, ज्ञान की चीजें हैं सारी, तुम्हारी बात कर रहा है। ये एडोलिसेंस, एडोलसेंस 12 से 18 साल के। अब ये पूरे नहीं पढ़ने बच्चों, जो आगे पैराग्राफ ना भर भर के, कुछ लाइन इंपॉर्टेंट है, तुम वो अंडरलाइन कर लो, कभी तुम्हारा मन हो तो उनको पढ़ लेना, बाकी रहने देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 12 से 18 साल का पीरियड ही क्या कहलाता है? एडोलिसेंस पीरियड। या मैं कहूं तो ब्रिज है जो चाइल्डहुड और एडल्टहुड को जोड़ता है। बचपन और जवानी बुढ़ापे को जोड़ने के बीच में जो आता है वो किशोरावस्था। एडल्टहुड है, बुढ़ापा नहीं है, एडल्टहुड मानेंगे। तो 18 प्लस हो गए क्या? तुम्हारी बात नहीं हो रही फिर, ओवर एज हो गए तुम तो सारे 18 प्लस हो। हाँ, तुम्हारे तो रनिंग पहले, तुम्हारे तो कई चलते हैं ना ये। हाँ, 18 में आने वाली हूँ, होंगी, अभी तो 3 दिन बचे हुए हैं, है ना। हाँ, तुम्हारे रहते हैं, अपने तो हो गए सर 18 ही चल रहे हैं ना, 18 19। 18 प्लस मतलब 17 तो ये चाहिए तुम्हें कम से कम, 17 के तो हो ना, 18 प्लस ठीक है। नीट दे पाओगे भैया, मिनिमम एज वही डिसाइड करके। 2 लाइना कर लिया अंडरलाइन, और तो कुछ मैं को नहीं। अगला जो पैराग्राफ है उसमें भी कुछ नहीं है। एक हाँ, इस पैराग्राफ में 1-2 लाइन जरूर है। ये देखो, विद रिपीटेड यूज ऑफ, यहां से बच्चों 2 लाइन अंडरलाइन करना। ये यहां से यहां तक की 1 लाइन अंडरलाइन कर लो, ये स्टेटमेंट बन सकता है, बाकी तो कुछ नहीं है इसमें। ये वाली लाइन अंडरलाइन कर लियो, विद रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग।
ये आपको यहां ये समझाना चाह रहा है कि ये जो अल्कोहल और ड्रग लेता ना, उसमें ये नहीं होता कि एक बार मैं तो आज पी के देख लूं, एक बार थोड़ा सा पी लेता हूं क्या फर्क पड़ता है, हल्का सा पैग ले लेता हूं उससे क्या होता है, एक बार सिगरेट के धुएं उड़ा देता हूं क्या होना है। ये एनसाइटी कहती है एक बार लेने से भी एडिक्शन हो सकता है। इसने लिखा है कि उसमें उसकी इनहेरेंट एडिक्टिव नेचर, उसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी है कि उसको लेने और पीने की क्या लग जाएगी, एडिक्शन हो जाए। ये लत ही बुरी है, एडिक्शन बुरा है, उसका ही कह रहा है। ये कह रहा है कि विद रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग द टॉलरेंस लेवल ऑफ द रिसेप्टर प्रेजेंट इन अवर बॉडी इंक्रीजेज। इसको समझना, ये कह रहा है कि बार बार ड्रग लेने से, अल्कोहल पीने से उसके रिसेप्टर का जो लेवल है बॉडी में वो क्या होगा, इंक्रीज। अरे इसको ऐसे समझो, मान लो पहली बार किसी ने एक पेग लिया, एक पेग में कितना ml, 10 ml, कितना होता है? तुमसे तो सही उम्मीद करता हूं मैं यार, 50 थोड़ी, दिल तोड़ दिया, मैं तो बताऊंगा ही कितना होता है, नहीं, किसी नहीं पता। 30 ml, ml सर से पूछना, एग्जैक्ट बताएंगे कितना ml होता है। 30 ml, 30 ml का एक पैक होता है। अच्छा कोई आता ही नहीं बताने, वो ml की बात चल रही थी, क्वार्टर पौवा ये नशे में हो रहे थे। 2 मिनट बस। तो 30 ml लिया, अब स्टार्ट तो बेटा जी 30 ml से किया। 30 ml जिसने पहली बार पीती उसको नशा हो गया, एक बार में झूम उठा। लेकिन धीरे धीरे अगर वो रोज पीने लगेगा तो 30 ml से असर होना बंद हो जाएगा, फिर उसको धीरे धीरे डोज बढ़ानी पड़ेगी। अरे शुरुआत तो किया था